हद से ज्यादा सेक्स या उसका गलत इस्तेमाल करना, सही फिजिकल एक्सरसाइज की कमी, गलत तरीके से सांस लेने के कारण साफ हवा की कमी। और आगे 7वां है बचपन में बुरे माहौल का असर। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह पेड़ उगेगा। क्रिमिनल टेंडेंसी वाले ज्यादातर लोगों की ऐसी मानसिकता बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगति का रिजल्ट होता है। नंबर 8 पर है टालम टोल। ये फेलियर के सबसे आम कारणों में से एक है। टालम टोल करने वाला आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सक्सेस के मौके को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर फेल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी इम्पोर्टेंट काम को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरीके से सही नहीं होगा। जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो भी टूल्स है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर टूल्स आपको अपने आप मिल जाएंगे। और नंबर 9 पर है लगन की कमी। हम में से ज्यादातर लोग शुरुआत करने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की ये आदत होती है कि वे हार की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो इंसान जो लगन को अपना मंत्र बनाता है, ये देखता है कि फेलियर आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है, तो कुल मिलाकर के फेलियर लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। नंबर 10 पर है नेगेटिव पर्सनैलिटी। ऐसे आदमी के लिए सक्सेस की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक पर्सनैलिटी के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सक्सेस शक्ति के इस्तेमाल के द्वारा आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोग और सपोर्ट के एफर्ट के द्वारा हासिल की जाती है। नेगेटिव पर्सनैलिटी से सहयोग नहीं मिलता। नंबर 11 पर है सेक्सुअल अर्ज पर कंट्रोल का भाव। सेक्स की एनर्जी उन सभी एक्साइट करने वाली एनर्जीज में सबसे पावरफुल है जिनसे लोग काम के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि ये सबसे पावरफुल इमोशन है, इसलिए इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। नंबर 12 पर है कुछ दिए बिना के बदले बहुत कुछ पाने की अनकंट्रोल्ड इच्छा। अब जुए की लत लाखों लोगों को एक फेलियर बना देती है। इसका सबूत 1929 यानी 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के स्टडी में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक पर गैम्बलिंग करके पैसा बनाने की कोशिश की थी। नंबर 13, सही फैसला लेने की शक्ति की कमी। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वे तुरंत फैसले पर पहुंचते हैं और अगर वे उन डिसीजंस को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग फेल होते हैं वे या तो फैसला ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से फैसला लेते हैं, लेकिन वे अक्सर अपना फैसला बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। झिझक और टालमोल जुड़वा भाई हैं। जहां एक मिलेगा आमतौर पर दूसरा भी वहीं पर मिलेगा। तो इन जुड़वा भाइयों को मार डालिए इससे पहले कि वे आपको फेलियर के खूंटे से बांध दे। नंबर 14 पर है 6 बेसिक डरों में से एक या इससे ज्यादा। अंतिम चैप्टर में इन डरों को एनालाइज किया गया है। अपनी सर्विसेज की इफेक्टिव मार्केटिंग करने से पहले आपको इन सारे डरों को जीतना होगा। नंबर 15 पर है शादी में गलत जीवन साथी का चुनाव। ये फेलियर का सबसे आम कारण है। शादी का रिश्ता लोगों को बहुत ही करीब लाता है। जब तक ये रिश्ता सुखी तालमेल का ना हो, फेलियर यकीनन आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये फेलियर का एक ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और दर्द है जो एम्बिशन के सभी गुणों को बर्बाद कर देंगे। नंबर 16 पर है अति सावधानी। वो इंसान जो जरा भी रिस्क नहीं लेता, आमतौर पर उन्हें वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने रिस्क लिया अच्छी चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। तो भाई अति सावधानी भी ना उतनी ही बुरी है जितनी की कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचे। ये ना भूले कि जीवन में रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। नंबर 17 पर है बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। ये बिजनेस में फेलियर के सबसे आम कारणों में से एक है। पर्सनल सर्विस की मार्केटिंग में आपको ऐसा एम्प्लॉयर चुनने में बहुत सावधानी बरतनी होगी जो आपको इंस्पिरेशन दे और जो खुद बुद्धिमान और सक्सेसफुल हो। अब हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनके साथ हम करीबी कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा एम्प्लॉयर चुने जो फॉलो करने लायक हो। नंबर 18 पर है अंधविश्वास और पहले ही कोई राय बना लेना। अंधविश्वास डर का एक रूप है। ये नॉलेज की कमी की निशानी भी है।
जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वे अपने मन में दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते हैं। नंबर 19 पर है बिजनेस का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसी लाइन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसे वो पसंद न करता हो। पर्सनल सर्विस की मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कदम है एक ऐसा बिजनेस चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे एक्साइटमेंट से झोंक सके। नंबर 20 पर है एफर्ट में कंसंट्रेशन की कमी। सभी बिजनेस की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला इंसान किसी भी बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं होता। अपने सभी एफर्ट्स को एक फिक्स्ड मेन गोल पर फोकस करें। नंबर 21 पर है फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्च करने वाला आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता और इसका मेन रीजन ये है कि वो हमेशा गरीबी के डर में जीता है। अपनी इनकम में से एक फिक्स्ड % हिस्सा अलग रखकर प्लान्ड सेविंग्स की आदत डेवलप करें। जब आप पर्सनल सर्विसेज की सेल में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपकी हिम्मत का सुरक्षित फाउंडेशन स्टोन जैसा होगा। पैसे के बिना आपको वो लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वो पाकर खुशी होगी। नंबर 22 पर है जोश की कमी। जोश के बिना कोई भी विश्वास नहीं जगा सकता। यही नहीं, जोश बड़ी तेजी से फैलता है और जिसमें ये कंट्रोल्ड स्टेट में होता है उस इंसान का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। नंबर 23 पर है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब ये है एक ऐसा इंसान जिसने नॉलेज हासिल करना बंद कर दिया है। इनटॉलरेंस के सबसे खतरनाक रूप धर्म, प्रजाति और पॉलिटिकल विचारों में मतभेद से संबंधित है। नंबर 24 पर है सेल्फ कंट्रोल की कमी। सेल्फ कंट्रोल की कमी के सबसे नुकसान पहुंचाने वाले रूप खाना, शराब और सेक्स की एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इसमें से किसी में भी अति सक्सेस के लिए खतरनाक हो सकती है। नंबर 25 पर है दूसरों के साथ सहयोग करने की कमी। ज्यादातर लोग जीवन में अपनी पोजीशन और बड़ा मौका इस गलती के कारण गवा देते हैं। इस वजह से जितने लोग फेल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। ये एक ऐसी गलती है जो कोई भी समझदार बिजनेस का लीडर सहन नहीं करेगा। नंबर 26 पर है शक्ति जिसे आपने अपने एफर्ट से हासिल न किया हो। अमीर लोगों के बेटे बेटियां और बाकी लोग जिन्होंने पैसा विरासत में हासिल किया है और जिसे न उन्होंने खुद कमाया है और ना ही वे उसके काबिल है, तो ऐसे आदमी के हाथ में पावर जिसे उन्होंने खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो सक्सेस के लिए खतरनाक होती है। तुरंत और आसानी से बहुत पैसा मिल जाना गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 27 पर है जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी कोई चीज नहीं है जिसकी जगह कोई ले सके। सिचुएशन के दबाव की वजह से जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई भी एक पल के लिए बेईमानी कर सकता है और इससे कोई परमानेंट नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा ही और इसका रिजल्ट यह हो सकता है कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए या वो अपनी आजादी गंवा बैठे। नंबर 28 घमंड और अहंकार। ये लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती है। ये सक्सेस के लिए खतरनाक है। नंबर 29 सोचने की बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए जरूरी और पूरे फैक्ट हासिल करने की तकलीफ भी नहीं उठाते। वे अंदाजे के बेसिस पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट फैसला करना पसंद करते हैं। नंबर 30 कैपिटल की कमी। ये उन लोगों में फेलियर का एक कॉमन रीजन है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए कैपिटल का पूरा रिजर्व नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को मार्केट में तब तक बनाए रख सके जब तक कि उनकी रेपुटेशन न बन जाए। 31 इसमें आप फेलियर के उस खास कारण को लिख लीजिए जिससे आप जूझ रहे हैं। लेकिन जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, फेलियर के 30 मेन कारणों में जीवन की विडंबना का डिस्क्रिप्शन मिलता है जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है और जो फेल हुआ है। ये मददगार होगा अगर आप किसी ऐसे इंसान को इंस्पायर कर सके जो आपको अच्छी तरह से जानता हो कि वो आपके साथ इस लिस्ट को पढ़े और फेलियर के 30 कारणों के कॉन्टेक्स्ट में आपका एनालिसिस करे। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से हो जो ऐसा नहीं कर पाते। सबसे पुरानी सलाह है इंसान अपने आप को जानो। अगर आप प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बेचना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये पर्सनल सर्विसेज की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है।
आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए ताकि या तो आप उन पर पुल बना सके या उन्हें पूरी तरह दूर कर सके। आपको अपनी ताकत भी मालूम होनी चाहिए ताकि आप अपनी सर्विस बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। आप अपने आप को सिर्फ सटीक एनालिसिस के द्वारा ही जान सकते हैं। अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक लड़के ने दिखाई जब उसने एक पोस्ट के लिए एक फेमस बिजनेस मैनेजर के पास एप्लीकेशन दी। उसने तब तक तो अच्छा इंप्रेशन जमाया जब तक उससे ये नहीं पूछा गया कि वो कितनी सैलरी की उम्मीद करता है। उसने जवाब दिया कि उसने अपने दिमाग में कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं सोचा है। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको उतनी सैलरी देंगे जितना हम सोचते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक हफ्ते तक आपका काम देखेंगे। मैं ये नहीं स्वीकार करूंगा, उस लड़के ने जवाब दिया। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां पर मुझे उससे ज्यादा मिलते हैं। इससे पहले कि आप अपने करंट जॉब की सैलरी को बढ़ाने के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और जॉब की तलाश करें, ये पक्का कर लीजिए कि आपको अभी जितना मिलता है आपकी वैल्यू उससे ज्यादा है। पैसा चाहना बात अलग है क्योंकि हर आदमी ज्यादा पैसा चाहता है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग बात है कि आपकी वैल्यू ज्यादा हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी सही सैलरी मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी फाइनेंशियल जरूरतों या इच्छाओं का आपकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। आपकी वैल्यू इस बात पर पूरी तरह से डिपेंड करती है कि आप काम की सर्विस देने में कितने काबिल है या आप में दूसरों को इस तरह से सर्विस देने के लिए इंस्पायर करने की कितनी काबिलियत है। तो अब अपने आप की एक लिस्ट बनाइए 28 सवाल जिनका आपको जवाब देना चाहिए। एनुअल सेल्फ एनालिसिस पर्सनल सर्विसेज की इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट का ईयरली लिस्ट बनाना। इससे भी बड़ी बात यह है कि एनुअल एनालिसिस में आपकी गलतियों में कमी और आपके गुणों में ग्रोथ होनी चाहिए। जीवन में आदमी या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह पर खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का गोल हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। एनुअल सेल्फ एनालिसिस बताएगा कि प्रोग्रेस हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी हुई है। इससे ये भी पता चलेगा कि आपने कहीं कोई कदम पीछे की तरफ तो नहीं उठाया है। पर्सनल सर्विस की इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना जरूरी है, चाहे प्रोग्रेस की रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। आपका एनुअल सेल्फ एनालिसिस हर साल के अंत में किया जाना चाहिए ताकि आप इसमें किए जाने वाले किसी भी सुधार को नए साल के डिसीजन में शामिल कर सके। ये सुधार आपको एनालिसिस के बाद में समझ आएंगे। अपने आप की लिस्ट बनाते समय खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछे और अपने जवाबों को चेक करते समय किसी ऐसे आदमी की मदद ले जो आपको इस बारे में खुद को धोखा न देने दे। अब जानते हैं पर्सनल लिस्ट के लिए सेल्फ एनालिसिस के क्वेश्चंस। सबसे पहला है, क्या मैंने वो गोल हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था? यानी आपको हर साल एक फिक्स्ड एनुअल गोल बनाना चाहिए जो आपके जीवन के मेन गोल का एक हिस्सा हो। दूसरा, क्या मैंने बेस्ट क्वालिटी की वो सर्विस दी है जिसे देने में मैं काबिल हूँ, या क्या मैंने इस सर्विस के किसी हिस्से में सुधार किया है? नंबर 3, क्या मैंने सर्विस में वो बेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी दी है जो मैं दे सकता हूँ? नंबर 4, क्या मेरे का भाव हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा है? नंबर 5, क्या मैंने टालमोल की आदत को अपनी एफिशिएंसी में कमी करने की परमिशन दी है, और अगर ऐसा है तो किस हद तक? नंबर 6, क्या मैंने अपनी पर्सनैलिटी में सुधार किया है, और अगर हाँ तो किन तरीकों से? नंबर 7, क्या मैंने अपनी प्लानिंग को लगन से अंत तक सक्सेसफुली पूरा किया है? नंबर 8, क्या मैंने हमेशा तुरंत और सही फैसले लिए हैं? नंबर 9, क्या मैंने 6 बेसिक डरों में से एक या इससे ज्यादा को अपनी एफिशिएंसी में कमी करने की परमिशन दी है? नंबर 10, क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूं? नंबर 11, क्या काम की जगह पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं या बुरे? अगर ये बुरे हैं तो क्या गलती थोड़ी या पूरी तरह से मेरी है? नंबर 12, क्या मैंने एफर्ट में कंसंट्रेशन की कमी की वजह से अपनी एनर्जी को यूं ही गवाया है? नंबर 13, क्या मैं सभी टॉपिक में खुले दिमाग का और टॉलरेंट रहा हूं? नंबर 14 है, मैंने सर्विस देने की अपनी काबिलियत में किस तरह सुधार किया है? नंबर 15 है, क्या मैंने अपनी किसी आदत में इनटॉलरेंस का परिचय दिया है? नंबर 16 है, क्या मैंने कभी भी किसी भी रूप में या तो खुलकर या सीक्रेट रूप से अहंकार दिखाया है? नंबर 17 है, क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए इंस्पायर हो? नंबर 18,
क्या मेरे विचार और फैसला अंदाजे पर बेस्ड है या फिर एनालिसिस और सटीक विचारों पर बेस्ड है? नंबर 19, क्या मैंने अपने समय, अपने खर्च और अपनी इनकम का बजट बनाने की आदत को फॉलो किया है और क्या मैं इन बजटों में कंजर्वेटिव रहा हूँ? नंबर 20, मैंने कितना समय बेकार की कोशिशों में लगाया है जिसका मैं बेहतर फायदा उठा सकता था? नंबर 21, मैं अपने समय का किस तरह से नया बजट बना सकता हूँ और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूँ ताकि मैं अगले सालों में ज्यादा इफेक्टिव बन जाऊं? नंबर 22, क्या मैं ऐसा कोई व्यवहार करने का दोषी हूं जिसे मेरी अंतरात्मा कचोटती हो? नंबर 23, किस तरह से मैं उससे ज्यादा और बेहतर सर्विस दे सकता हूं जिसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है? नंबर 24, क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है और अगर हाँ तो किस तरह? नंबर 25, अगर मैं साल भर के लिए अपनी खुद की सर्विसेज को खरीदूं तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा? नंबर 26, क्या मैं सही बिजनेस में हूं और अगर नहीं तो क्यों? नंबर 27, क्या मेरी सर्विसेज का खरीदार मेरे द्वारा दी गई सर्विस से संतुष्ट है और अगर नहीं है तो क्यों? नंबर 28, सक्सेस के बेसिक प्रिंसिपल्स पर मेरी करंट रेटिंग क्या है, यानी इस रेटिंग को ईमानदारी और क्लियर तरीके से बनाएं और इसे किसी ऐसे इंसान से चेक करवा ले जिसमें इतना साहस हो कि वो सटीक जांच करे। तो इस चैप्टर में दी गई जानकारी को जानने और दिमाग में उतारने के बाद अब आप तैयार हैं कि आप अपनी पर्सनल सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए प्रैक्टिकल प्लान बना सके। इस चैप्टर में पर्सनल सर्विसेज की सेल का प्लान बनाने के लिए जरूरी हर प्रिंसिपल का पूरा डिटेल मिलेगा। इसमें लीडरशिप की मेन क्वालिटी, लीडरशिप में फेलियर के सबसे कॉमन कारण, लीडरशिप के मौके और फील्ड्स की डिटेल, जीवन के सभी फील्ड्स में फेलियर के मेन रीजन और सेल्फ एनालिसिस में यूज किए जाने वाले सवाल शामिल हैं। सटीक जानकारी को डिटेल में दिया गया है क्योंकि इसकी उन सभी लोगों को जरूरत होगी जो पर्सनल सर्विसेज की मार्केटिंग करके अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, जिन्होंने अपनी दौलत गंवा दी है या जो पैसा कमाना अभी शुरू ही कर रहे हैं। उनके पास अमीरी के बदले में देने के लिए पर्सनल सर्विसेज के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि उनके पास वो सारी प्रैक्टिकल जानकारी मौजूद हो जिसके द्वारा वे अपनी सर्विसेज की प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कर सके। तो यहाँ पर दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह से समझना और पूरी तरह से अपने में उतार लेना खुद की सर्विसेज की मार्केटिंग में मददगार होगा। इसके अलावा इससे आप में वो एबिलिटी भी डेवलप होगी जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों को बेहतर एनालाइज कर सके और उनके बारे में बेहतर फैसला ले सके। ये जानकारी पर्सनल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव के भी काम आएगी जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज का चुनाव करते हैं। अगर आपको इस बारे में डाउट हो तो इसकी पावर को चेक करने के लिए सेल्फ एनालिसिस के 28 सवालों के जवाब लिखना शुरू कर दीजिए। आइए अब जानते हैं अमीर बनने के मौके कहां और कैसे मिल सकते हैं। अब हमने उन प्रिंसिपल्स का एनालिसिस कर लिया है जिनके द्वारा अमीर बना जा सकता है। नेचुरली अब हम पूछेंगे हमें इन प्रिंसिपल्स पर अमल करने के लिए अच्छे मौके कहां मिल सकते हैं। तो आइए अपने गुणों की लिस्ट निकाल लीजिए और देखिए कि वेस्टर्न सोसाइटी आपको कितना अमीर बना सकता है। चाहे आपका गोल नॉर्मल अमीर बनना हो या बहुत अमीर बनना हो। शुरुआत में हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और काम की आजादी है, जो दुनिया के किसी दूसरे देश की तुलना में ज्यादा है। हम में से ज्यादातर ने इस आजादी के फायदों की लिस्ट नहीं बनाई है। हमने कभी भी अपनी अनलिमिटेड आजादी का कंपैरिजन दूसरे देशों की लिमिटेड आजादी से नहीं की है। यहाँ पर विचार की आजादी है, राजनीति में आजादी है, बिजनेस, प्रोफेशन या जॉब चुनने की आजादी है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी मनचाही प्रॉपर्टी या जायदाद बनाने की आजादी है, अपने घर का लोकेशन चुनने की आजादी है, शादी में आजादी है, सभी प्रजातियों के लिए समान मौके की आजादी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने की आजादी है, अपनी पसंद की चीज खाने की आजादी है, और ये आजादी भी है कि हम जीवन में किसी भी पोजीशन के लिए गोल बना सकते हैं जिसके लिए हमने तैयारी की है, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोजीशन ही क्यों ना हो। हमारे पास दूसरी आजादी भी है, लेकिन ये लिस्ट सबसे खास आजादी के बारे में बता रही है जिसमें अनगिनत मौके हैं। आजादी का फायदा ज्यादा क्लियर तब नजर आता है जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका ही ऐसा इकलौता देश है जो अपने हर नागरिक को, चाहे वो वहाँ का नेटिव निवासी हो
या उन्होंने बाद में यहाँ की सिटीजनशिप ली हो, इतनी ज्यादा और अलग अलग आजादी देता है। आइए अब उन वरदानों को गिने जो इस विराट आजादी ने हमें दी है। एग्जाम्पल के लिए एवरेज अमेरिकी परिवार को ले लीजिए, जिसका मतलब एवरेज इनकम वाले परिवार से है, और उन फायदों को गिनिए जो परिवार के हर मेंबर के लिए मौकों और इस भरे पूरे देश में मौजूद हैं। विचार और काम की आजादी के बाद खाना, कपड़े और घर आते हैं, जो जीवन की 3 बुनियादी जरूरतें हैं। पहला है खाना, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के परिवार के पास अनलिमिटेड आजादी उसके दरवाजे पर मौजूद है, इसलिए ये दुनिया में कहीं भी मिलने वाले खाने का चुनाव कर सकता है जिसकी कीमत उसके पहुंच में हो। दूसरा, घर। ये परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है जो भाप से गर्म होता है, जहां बिजली की रोशनी है और जहां गैस द्वारा खाना पकाया जाता है। ब्रेकफास्ट में वे जो टोस्ट खाते हैं वो इलेक्ट्रिक टोस्टर में सेका गया है, जिसकी कीमत सिर्फ कुछ डॉलर है। अपार्टमेंट की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती है जो बिजली से चलता है। किचन और बाथरूम में हर समय गर्म और ठंडा पानी मौजूद रहता है। खाने को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बीवी अपने बाल बनाती है, कपड़े धोती है और प्रेस करती है, और इसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल करती है, जो दीवार में लगे एक प्लग में तार लगाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पति अपनी दाढ़ी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले शेवर से बनाता है, और उन्हें दुनिया भर से 24 घंटे मुफ्त एंटरटेनमेंट मिलता है, जो टीवी का स्विच दबाते ही शुरू हो जाता है। नंबर 3 पर है कपड़े। वेस्टर्न कल्चर में हर जगह पर एवरेज कपड़े पहनने वाले लोग मिल ही जाते हैं। खाना, कपड़ा और घर की सिर्फ 3 बेसिक जरूरतों का जिक्र किया गया है। एवरेज वेस्टर्न सोसाइटी के नागरिक को कई दूसरे फायदे और अधिकार भी मौजूद है जो उन्हें कम कोशिश में हासिल हो सकते हैं, जबकि उसे इसके लिए 8 घंटे हर दिन से ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। सो अब जानते हैं वो चमत्कार जिसने ये वरदान दिए। यानी जब वो वोट मांगते थे तो हम अक्सर लीडर्स को आजादी की बातें करते हुए सुनते हैं, लेकिन शायद ही कभी वे इस आजादी की शुरुआत या इसकी नेचर के पूरे एनालिसिस के लिए मुनासिब एफर्ट करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। मुझे इस इनविजिबल पावर के सोर्स और नेचर के एनालिसिस का अधिकार है, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं 50 सालों से भी ज्यादा समय में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस पावर को ऑर्गेनाइज किया और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इंसानियत के इस रहस्यमयी हितकारी प्रोटेक्टर का नाम कैपिटल है। कैपिटल में ना सिर्फ पैसा आता है बल्कि ज्यादा क्लियर रूप से इसमें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिमान लोगों के ग्रुप्स आते हैं जो पब्लिक के हित में और खुद को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे का बेहतर इस्तेमाल करने के तरीकों की प्लानिंग करते हैं। इन ग्रुप्स में साइंटिस्ट, एकेडमिक से रिलेटेड लोग, केमिस्ट, इनोवेटर, बिजनेस एनालिस्ट, पब्लिसिटी मैन, ट्रैफिक एक्सपर्ट, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और इंडस्ट्री बिजनेस के सभी एरियाज में एक्सपर्ट नॉलेज रखने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर फील्ड में एफर्ट्स को लीड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और निशान छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल को सपोर्ट करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, न्यूज़पेपर छापते हैं, गवर्नमेंट का ज्यादातर खर्चा उठाते हैं और काफी सारी डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो इंसानों की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। शॉर्ट में कहा जाए तो कैपिटलिस्ट हमारी सिविलाइजेशन की ब्रेन है, क्योंकि वे उस पूरे सिस्टम को पूरा करते हैं जिनमें सारी एजुकेशन, नॉलेज और इंसानों की प्रोग्रेस मिली हुई है। ब्रेन के बिना पैसा हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन जब इसका सही इस्तेमाल किया जाता है तो ये सभ्यता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी एलिमेंट बन जाता है। अगर कैपिटल की मदद न हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को इमेजिन करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल का कितना इम्पोर्टेंस होता है। चाय के लिए आपको चाइना या भारत की यात्रा करनी होगी, जो अमेरिका से बहुत दूर है। जब तक कि आप बहुत अच्छे स्विमर न हो, आप लौटते समय की यात्रा में थक जाएंगे। फिर एक और प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। अगर आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की हिम्मत हो भी, तो आप किस करेंसी का इस्तेमाल करेंगे? चीनी के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा या फिर ऊटा के शुगर बीट खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको चीनी के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है
हम इस बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के लिए चीनी को रिफाइन करके ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवर करने के लिए कितने ताम झाम की जरूरत होती है। अंडे आप अपने करीबी फार्म से ला सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेप फ्रूट चाहते हैं तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। ड्राई सीरियल को तो आपको अपने मेनू से हटाना ही होगा, क्योंकि इसके प्रोडक्शन के लिए आदमियों के ट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशनल लेबर और सही मशीनरी की जरूरत होती है, जिन सभी के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। आराम करते समय आप साउथ अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं, जहां आप 2-4 केले ले सकते हैं, और आप लौटते समय नजदीकी फार्म से, जहां डेयरी भी हो, बटर और क्रीम भी पैदल चलकर ला सकते हैं। तो इतना सब करने के बाद आपका परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये सुनने में कितना बेतुका लगता है ना, लेकिन अगर हमारे पास कैपिटलिस्ट सिस्टम न हो तो इन कॉमन खाने के सामानों को अपने नाश्ते में शामिल करने का यही इकलौता पॉसिबल तरीका होगा। नॉर्मल नाश्ते के आइटम की तुलना में जब हम रेलवे और समुद्री जहाज बनाने और उनके मेंटेनेंस के लिए जरूरी पैसे के बारे में सोचते हैं तो हम दहल जाते हैं, क्योंकि ये अमाउंट हमारी इमेजिनेशन से परे है। ये अरबों खरबों डॉलर है, जबकि इसमें जहाजों और रेल के ट्रेंड कैपिटलिस्ट अमेरिका में मॉडर्न कल्चर की जरूरतों का सिर्फ एक हिस्सा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है कि जमीन से कुछ उगाया जाए या मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया जाए। इसके इक्विपमेंट, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। समुद्री जहाज और रेलगाड़ी धरती से अपने आप नहीं उगाते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सिविलाइजेशन की पुकार सुनकर आते हैं, और वे उन लोगों की मेहनत, स्किल और ऑर्गेनाइजेशन पावर के द्वारा आते हैं जिनमें इमेजिनेशन है, विश्वास है, जोश है, फैसला करने की पावर है और लगन है। तो इन लोगों को कैपिटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये देने की इच्छा से, फायदा कमाने और अमीर बनने की इच्छा से इंस्पायर होते हैं, और क्योंकि वे ऐसी सर्विस देते हैं जिसके बिना सिविलाइजेशन का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने लायक इजी बनाते हुए मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि ये कैपिटलिस्ट वही लोग हैं जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने सोप बॉक्स के स्पीकर्स को बोलते हुए सुना है। ये वही लोग हैं जिन्हें रेवोल्यूशनरी, रैकेटियर्स, बेईमान, राज लीडर और भ्रष्ट लेबर लीडर, अत्याचारी और इनह्यूमन या वॉल स्ट्रीट कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी ग्रुप या इकोनॉमिक्स की किसी भी सिस्टम की वकालत या विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस बुक का गोल है एक ऐसा गोल जिसके लिए मैं आधी सदी से ज्यादा तक पूरी ईमानदारी से समर्पित हूँ। उन सभी को ये नॉलेज देना, उन सभी के सामने वो सबसे भरोसेमंद फिलॉसफी प्रेजेंट करना जिसके जरिए से लोग अमीर बन सके और जितनी दौलत वे कमाना चाहते हैं उतनी दौलत कमा सके। मैंने 2 चीजें बताने के लिए यहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम के इकोनॉमिक फायदे का एनालिसिस किया है। नंबर 1 पर है, इसीलिए ताकि अमीर बनना चाहते हैं वे उस सिस्टम को पहचान ले और खुद को उसके अनुरूप ढाल ले जो अमीरी के सारे रास्ते को कंट्रोल करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर। दूसरा इसलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाई दे जो पॉलिटिशियन और स्पीकर्स के द्वारा आम तौर पर दिखाया जाता है। जानबूझकर मुद्दे को मरोड़कर पेश करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये कोई जहरीला कोबरा हो। तो ये एक कैपिटलिस्ट देश है, ये कैपिटल के इस्तेमाल के द्वारा डेवलप हुआ है, और हम जो आजादी और मौकों के वरदानों को लेने के अधिकार का दावा करते हैं, हम जो अमीर बनना चाहते हैं, ये बात जान लीजिए कि अगर ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल ने इन फायदों को मौजूद न कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी और मौके नहीं होते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अमीर लोग कम काम के बदले ज्यादा पैसे की मांग करते हैं, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास पैसे का अंबार बिना काम किए लग जाएगा। ये एक आजाद दुनिया है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ लोग काम किए बिना भी रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। तो आपको इस आजादी को समझने की जरूरत है। कुछ लोगों को गलतफहमी है इस बारे में। बस कुछ ही लोग इस बात को ढंग से समझते हैं कि जहां तक अमीर लोगों का सवाल है, वे लोग बिना कोशिश के अमीर नहीं बने हैं। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही भरोसेमंद तरीका है, और वो है काम की सर्विस देना। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ नंबर की पावर द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सके या बदले में किसी रूप में कीमत चुकाए बिना अमीर बन सके। एक नियम है
जिसे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये सिर्फ एक प्रिंसिपल ही नहीं है, बल्कि पत्थर की लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं काट सकता। इस नाम को मार्क कर लीजिए और याद रखें कि ये कई पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल मशीन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये हर लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर की चीज है। इसे किसी भी धूर्त, घूसखोर या फिर किसी ऐसे गैर पॉलिटिकल के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। बिजनेस में शामिल हर इंसान के अकाउंट पर नजर रखी जाती है और हर रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। ये याद रखिए कि ये मौजूद जरूरतों का पैसा जमा करने की बस शुरुआत है। बहुत ही कम लग्जरी आइटम और गैर जरूरी चीजों के बारे में बताया गया है। ये भी याद रखिए कि ये तो अमीर बनने के सोर्सेस की सिर्फ शुरुआत है, लेकिन याद रखिए कि बिजनेस के इन थोड़े से सामानों के प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग के बिजनेस की वजह से लाखों करोड़ों आदमी और औरतों को काम मिलता है, जो अपनी सर्विसेज के बदले में हर महीने करोड़ों डॉलर हासिल करते हैं और महंगे और जरूरत के सामान पर खुले हाथों से इसे खर्च करते हैं। खास तौर पर ये याद रखें कि बिजनेस और पर्सनल सर्विसेज के इस एक्सचेंज के पीछे अमीर बनने के बहुत सारे मौके मौजूद हैं। यहाँ आजादी आपकी मदद करती है। इन बिजनेसेस को करने के लिए जितनी भी कोशिश जरूरी है, उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में काबिलियत है, ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत बड़ी दौलत कमा सकते हैं। जो लोग बहुत अमीर बनने लायक लकी नहीं है, वे कम अमीर तो बन ही सकते हैं। कोई भी कम मेहनत के बदले में कमा करके जिंदगी गुजार सकता है। तो भाई, अब सिचुएशन आपके सामने है। अपॉर्चुनिटी ने आपके सामने अपना खजाना खोल करके रख दिया है। सामने से आइए, वो चुनिए जो आप चाहते हैं। अपना प्लान बनाइए, प्लान के हिसाब से काम कीजिए और लगन से उसको फॉलो करें। कैपिटलिस्ट सोसाइटी बाकी का काम कर देगा। आप सिर्फ इस बात पर भरोसा रखें। कैपिटलिस्ट सोसाइटी हर इंसान को काम की सर्विस देने और उस सर्विस के वैल्यू के प्रपोर्शन में अमीर बनने का मौका देती है। सिस्टम किसी से भी ये अधिकार नहीं छीनता, लेकिन ये ऐसा कोई गारंटी नहीं देता कि बिना कुछ किए ही आपको कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम खुद इकोनॉमिक्स के रूल द्वारा कंट्रोल होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के प्रिंसिपल को न तो पहचानता है और ना ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल नेचर ने बनाया है। वहां कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहां इसे तोड़ने वाले रिक्वेस्ट कर सके। इस प्रिंसिपल के दो साइड है। इसे तोड़ने पर नुकसान भी होता है और ढंग से पालन करने पर इनाम भी मिलता है। इस प्रिंसिपल को खारिज नहीं किया जा सकता है। ये उतना ही बड़ा सच है जितना आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, और उसी नेचर का हिस्सा है जो तारों को कंट्रोल करता है। आपके अंदर ये सवाल आ सकता है, कोई हो सकता है जो इस रूल को फॉलो करने से मना कर दे? बेशक, हम एक आजाद समाज में रहते हैं जहां आपको समान अधिकार मिलते हैं। किसी भी रूल को नजरअंदाज कर सकते हैं। तब क्या होगा? तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक ज्यादा लोग एक साथ इस प्रिंसिपल को नजरअंदाज न करें। ये प्रिंसिपल सिर्फ कुछ समय के एक्सपीरियंस से ही नहीं निकले हैं, पर इनमें सालों की कड़ी मेहनत लगी है। अब बात करते हैं डिसीजन की। टालम टोल पर जीत हासिल करना, अमीर बनने की ओर 7वां कदम। 25,000 फेल हुए आदमी और औरतों के एनालिसिस से ये फैक्ट सामने आया कि डिसीजन लेने की कमी फेलियर के 3 मेन कारणों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। टालम टोल की आदत, जो फैसला करने के खिलाफ है, एक दुश्मन है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए। जब आप ये बुक खत्म करेंगे और इसमें बताए गए प्रिंसिपल्स को एक्शन में बदलने के लिए तैयार होंगे, तो आपको तुरंत और क्लियर फैसले पर पहुंचने की अपनी एबिलिटी को चेक करने का मौका मिलेगा। उन सैकड़ों लोगों के एनालिसिस के बाद जिन्होंने दौलत कमाई है और जो 10 लाख डॉलर के ऊपर निकल गए हैं, ये फैक्ट सामने आया कि उनमें से हर एक में तुरंत फैसले पर पहुंचने की आदत थी, और इन डिसीजंस को अगर बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में नाकामयाब होते थे, उनमें से हर एक ने या तो फैसला लिया ही नहीं था, और अगर लिया भी था तो उसमें बहुत देर लगाई थी। लेकिन वो लिए गए फैसले अक्सर बदल लेते थे और इसमें जल्दबाजी करते थे। हेनरी फोर्ड की कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज में से एक थी फैसले पर तुरंत और क्लियर रूप से पहुंचने की आदत, और उस फैसले को बदलने में देर लगाना। यही गुण था जिसकी वजह से मिस्टर फोर्ड ने अपना फेमस मॉडल टी यानी दुनिया की सबसे बदसूरत कार को बनाना जारी रखा, जबकि उनके सभी कंसल्टेंट्स और कार के कई खरीदार भी इसे बदलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर चुके थे। शायद मिस्टर फोर्ड ने इस बदलाव को करने में बहुत देर लगा दी, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि फोर्ड के पक्के फैसले की वजह से ही
वे बेहद अमीर बने, इसके पहले कि मॉडल में बदलाव करना जरूरी हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फोर्ड की क्लियर फैसले पर पहुंचने की आदत को उनकी जिद माना गया, लेकिन ये गुण फैसले पर देर से पहुंचने और उन्हें जल्दी बदलने से फिर भी बेहतर है। ज्यादातर लोग जो अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसा कमाने में फेल हो जाते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम न्यूज़पेपर और गपशप करने वाले अपने पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। राय यानी कि मशवरा यानी कि एडवाइस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। ये हर एक के पास मौजूद होती है, जो उस इंसान पर थोप दी जाती है जो उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप फैसले पर पहुंचते समय दूसरों की राय से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप अपनी इच्छा को पैसे में बदलने की बात छोड़ ही दीजिए, किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप दूसरों की राय से ही इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहाँ पर बताए गए प्रिंसिपल्स को एक्शन में बदलना शुरू करें, तो अपने खुद के डिसीजन पर पहुंचे और उनको फॉलो करके अपने कंसल्टेंट खुद बने। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स के अलावा किसी दूसरे को अपने विश्वास में न ले। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के बचने के बारे में बेहद सावधान रहे, ताकि आप सिर्फ उन्हीं को चुने जो आपके गोल के प्रति पूरी सहानुभूति और एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करते हैं। ये भी याद रखें कि जब भी आप किसी ऐसे आदमी के सामने अपना मुंह खोलते हैं जिसे बहुत नॉलेज है, तो आप उस इंसान के सामने अपनी नॉलेज के पूरे स्टॉक या उसकी कमी को दिखाते हैं। असली नॉलेज आमतौर पर विनम्रता और मौन के द्वारा झलकती है। इस फैक्ट को भी दिमाग में रखें कि आप जिस भी इंसान से जूझते हैं, वो भी आप ही की तरह पैसे कमाने के मौके को तलाश रहा है। अगर आप अपनी प्लानिंग के बारे में ज्यादा खुलकर बातें करेंगे, तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि सामने वाले आदमी ने आपसे पहले ही आपके गोल को एक्शन में बदल लिया है, जिसकी प्लानिंग के बारे में आपने मूर्खता के कारण बड़बोलापन दिखाया था। आपका सबसे पहला फैसला ये होना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और आपके कान और आंख खुले रखें। इस सलाह को फॉलो करने की याद दिलाने के लिए ये मददगार होगा। अगर आप नीचे दिए गए फॉर्मूले को कैपिटल लेटर्स में लिख ले और किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां आप इसे हर रोज देख सके, दुनिया को बताए कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले इसे करके दिखा दे। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो शब्द नहीं बल्कि एक्शन बड़ा होता है। इस फैसले पर आजादी और मृत्यु डिपेंडेंट थी। डिसीजन की इंपॉर्टेंस उस साहस पर डिपेंड करती है जो उन्हें लेने के लिए जरूरी होता है। महान डिसीजन जो आगे चलकर सोसाइटी के फाउंडेशन बने, बहुत ही जोखिम भरे फैसले थे, जिसमें मौत का खतरा भी शामिल था। गुलामों को आजाद करने का लिंकन का फेमस डिसीजन, जिसने अमेरिका के काले लोगों को आजादी दी, ये जानते हुए लिया गया था कि इस काम के बाद हजारों दोस्त और पॉलिटिकल सपोर्टर्स उसके दुश्मन बन जाएंगे। अपने पर्सनल विश्वास के बारे में समझौता करने की बजाय जहर भरा प्याला पीने की सुकरात का फैसला एक साहसिक फैसला था। इससे उन्होंने समय के रुख को 1000 साल बाद की तरफ मोड़ दिया और उन लोगों के विचार और शब्दों की आजादी का अधिकार दिलवाया जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। जब जनरल रॉबर्ट ई ली यूनियन के साथ दौराहे पर आए और उन्होंने साउथ को सपोर्ट करने का फैसला किया, तो उनका फैसला भी एक साहसिक फैसला था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि बहुत से लोगों की जान जाएगी और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। एक फैसले पर आजादी और मृत्यु डिपेंड कर रही थी। अब तक का सबसे महान डिसीजन फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को लिया गया, जब 56 लोगों ने एक डॉक्यूमेंट पर अपना नाम लिखकर साइन किए और वो जानते थे कि इससे या तो सारे अमेरिकी लोग आजाद हो जाएंगे या फिर ये सभी 56 लोग फांसी के फंदों पर लटक जाएंगे। आपने इस फेमस डॉक्यूमेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन आप शायद इससे पर्सनल अचीवमेंट का महान सबक सीखना भूल गए होंगे, जो ये इतने सीधे ढंग से सिखाता है। हम सभी को उस इम्पोर्टेंट फैसले की तारीख याद है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये एहसास है कि ये फैसला लेने में कितने साहस की जरूरत थी। हमें अपना इतिहास याद है क्योंकि ये हमें पढ़ाया जाता है। हमें तारीखें याद है, लड़ने वाले कई जंगों के नाम याद है। हमें बैली फॉर्ज और यॉर्कटाउन याद है। हमें जॉर्ज वॉशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस याद है। लेकिन हमें इन नामों, डेट और जगहों के पीछे उस असली पावर के बारे में बहुत ही कम पता है जिसने हमारी आजादी को पक्का किया। और ये यॉर्कटाउन में वॉशिंगटन की सेनाओं के पहुंचने से काफी पहले ही हो गया था। इसे ट्रेजेडी ही कहा जाना चाहिए कि इतिहास के राइटर्स ने पूरी तरह से उस महान शक्ति के बारे में नहीं बताया जिसने इस देश को जन्म दिया।
इसे आजादी दी और दुनिया के सभी देशों के सामने आजादी के नए स्टैंडर्ड सेट किए। मैं इसे ट्रेजेडी मानता हूं क्योंकि यही वो शक्ति है जिसका इस्तेमाल इंसान जीवन में मुश्किलों और बाधाओं को पार करने में करता है और जीवन को मांगी गई कीमत चुकाने को मजबूर करता है। हम पास्ट में उन घटनाओं की ओर देखें जिन्होंने इस शक्ति को जन्म दिया। कहानी बॉस्टन में 5 मार्च 1770 की घटना से शुरू होती है। ब्रिटेन के सिपाही सड़कों पर पहरा दे रहे थे और अपनी मौजूदगी में पब्लिक को खुलकर धमकी दे रहे थे। ब्रिटेन के अफसर अपने बीच में मार्च कर रहे थे। हथियार लिए हुए सैनिकों से चिढ़ गए। उन्होंने अपनी चिढ़ को खुलकर दिखाना शुरू किया और पहरा लगा रहे सैनिकों पर पत्थर और नारे बरसाए, जब तक कि उनके लीडर ने ये ऑर्डर नहीं दिया, बंदूकें तान लो, हमला बोल दो। जंग शुरू हुई। इसमें कई लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। इस घटना से इतना गुस्सा फैला कि उस प्रोविंस की असेंबली, यानी जिसमें जाने माने कॉलोनियल लोग थे, उन्होंने कड़े एक्शन लेने के मकसद से एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के 2 मेंबर जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडिंस थे। वे साहस के साथ बोले और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि बॉस्टन से सभी ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकालने का प्रपोजल पास करना चाहिए। याद रखिए, इन 2 लोगों के दिमाग जो फैसला हुआ, उन्हें उस आजादी की शुरुआत कहा जा सकता है जिसको आज सभी मरीची नागरिक यूज कर रहे हैं। ये भी याद रखिए कि इन 2 लोगों को ये फैसला लेने के लिए बहुत विश्वास और साहस की जरूरत थी, क्योंकि ये एक खतरनाक फैसला था। मीटिंग के खत्म होने से पहले सैमुअल एंस को अपॉइंट किया गया कि वो प्रांत हचिंसन से मिलने जाए और ब्रिटिश टुकड़ियों की वापसी की मांग करे। उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया गया और टुकड़ियां बॉस्टन से हट गई। लेकिन ये चैप्टर यहीं पर नहीं खत्म हुआ। इसने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी थी जिसने पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का इतिहास बदल दिया। रिचर्ड हेनरी ली इस कहानी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए बने क्योंकि उनमें और सैमुअल एंस में अक्सर कम्युनिकेशन होता रहता था, जिसमें वे अपने प्रांत के लोगों की भलाई के बारे में आशा और डर को खुलकर बताते थे। इस आदत से एंस के मन में विचार आया कि 13 कॉलोनियों के बीच लेटर के आपसी एक्सचेंज से उनके एफर्ट्स में बैलेंस आ जाएगा, जो प्रॉब्लम को सुलझाने के संबंध में बहुत ही मददगार साबित होगा। मार्च 1772 में बॉस्टन में सैनिकों के साथ हुई झड़प के 2 साल बाद एंस ने इस विचार को मीटिंग के सामने एक मोशन के रूप में रखा कि कॉलोनी में कुछ रिपोर्टर अपॉइंट किए जाए जिसका गोल हो ब्रिटिश अमेरिका की कॉलोनी की बेहतरी के लिए फ्रेंडली कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ये उस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत थी जिसकी वजह से आज हर अमेरिकी नागरिक आजाद है। मास्टरमाइंड पहले से ही ऑर्गेनाइज था। इसमें एंस, ली और हैनकॉक थे। कमेटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस को बनाया गया। बॉस्टन के दंगे की तरह की घटनाओं के द्वारा कॉलोनी के नागरिक ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ अनऑर्गेनाइज्ड जंग लड़ रहे थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनकी पर्सनल शिकायतें किसी एक मास्टरमाइंड के नीचे तब तक लोगों के किसी भी ग्रुप ने अपने दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर को इकट्ठे एक पक्के फैसले में नहीं लगाया ताकि ब्रिटेन के साथ उनका झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस दौरान ब्रिटेन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। ब्रिटेन के लोग भी अपना प्लान बना रहे थे और अपनी तरफ से मास्टरमाइंड की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ पैसा और ऑर्गेनाइज्ड सेना को सपोर्ट कर रहे थे। सिंहासन ने गेज को हचिंसन की जगह मैसाचुसेट्स के गवर्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया। नए गवर्नर के पहले कामों में से एक था सैमुअल एंस के पास मैसेज भेजना और उसका मकसद ये था कि डर दिखाकर उसके विरोध को खत्म कर दिया जाए। उस समय की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझाने के लिए कर्नल फेंटेन, यानी वो आदमी जिसे मैसेज देकर गेज ने भेजा था, और एंस के बीच की चर्चा को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। कर्नल फेंटन, मिस्टर एंस, मुझे गवर्नर गेज ने अधिकार दिया है ताकि मैं आपको यकीन दिला सकूं कि गवर्नर को ये पावर दी गई है कि वे आपको ऐसे फायदे दिला सके जिनसे आप संतुष्ट हो जाए, यानी रिश्वत देने का वादा करके एंस को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है और ये है कि आप सरकार के फैसलों का विरोध करना बंद कर दे। गवर्नर की आपको यही सलाह है कि आप सरकार को आगे कभी नाराज न करें। आपका व्यवहार इस तरह का है कि आपको हेनरी 8 के कानून द्वारा सजा दी जा सकती है, जिसके द्वारा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा इंग्लैंड में चल सकता है और इसका फैसला किसी प्रांत का गवर्नर करता है। लेकिन अगर आप अपनी पॉलिटिकल दिशा बदल लेते हैं तो इससे न सिर्फ आपको बहुत से पर्सनल फायदे होंगे बल्कि आपकी सम्राट से सुलह भी हो जाएगी। अब सैमुअल एंस को 2 डिसीजंस में से एक चुनना था,
या तो वो अपना विरोध करना बंद कर सकता था और पर्सनल रिश्वत ले सकता था, या फिर वो विरोध जारी रख सकता था और फांसी पर चढ़ने का रिस्क ले सकता था। क्लियर रूप से वो समय आ चुका था जब एंस तुरंत फैसला लेने के लिए मजबूर था, एक ऐसा फैसला जो उसकी जान भी ले सकता था। एंस ने कर्नल फेंटन से ये वादा लिया कि कर्नल उसके जवाब को गवर्नर को वैसा का वैसा ही सुनाएंगे। एंस का जवाब, आप गवर्नर गेज को बता सकते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैंने सम्राट के साथ काफी पहले सुलह कर ली है। कोई पर्सनल फायदा मुझे इस बात के लिए इंस्पायर नहीं कर सकता है कि मैं अपने देश के लिए सही काम करना छोड़ दूं। गवर्नर गेज को यह भी बताना कि सैमुअल एंस ने उन्हें यह सलाह दी है कि किसी गुस्सैल जनता की भावनाओं का वे अपमान न करे। जब गवर्नर गेज को एंस का ये तीखा जवाब मिला तो वे गुस्से से भर गए और उन्होंने एक अनाउंसमेंट जारी किया, मैं यहाँ गवर्नर होने के नाते उन सभी लोगों को माफ कर देने का प्रस्ताव रखता हूँ और उसका वादा करता हूँ जो तुरंत अपने हथियार डाल देंगे और शांति पसंद जनता ड्यूटी पर लौट जाएंगी। लेकिन सैमुअल्स एंस और जॉन हैनकॉक को इस माफी का फायदा नहीं मिलेगा, जिनके अपराध इतने देशद्रोही नेचर के हैं कि उनके प्रति दंड के अलावा कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता। एंस और हैनकॉक अब बुरी तरह फंस चुके थे। आग बबूला हुए गवर्नर ने इन दोनों लोगों को एक और फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था, जो उतना ही खतरनाक था। उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स की एक सीक्रेट मीटिंग जल्दी बुलाई। मीटिंग में सब लोगों के आ जाने के बाद एंस ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी अपनी जेब में रख ली और सभी मौजूद लोगों को ये जानकारी दी कि ये जरूरी है कि कॉलोनिस्ट्स की कांग्रेस बनाए और कोई इंसान तब तक कमरा न छोड़े जब तक कि कांग्रेस के बारे में वे लोग किसी फैसले पर न पहुंच जाए। बहुत ही रोमांचक माहौल था। कुछ ने इस तरह के रेवोल्यूशनरी स्टेप के पॉसिबल रिजल्ट को तोला। कुछ गवर्नर की बुराई करते हुए इतने कड़े फैसले पर पहुंचने की समझदारी पर गंभीर डाउट जता रहे थे। उस कमरे में 2 लोग बंद थे जिन्हें डर छू भी नहीं गया था। वे लोग फेलियर की संभावना के प्रति अंधे थे, हैनकॉक और एंस। उनके मन के इन्फ्लुएंस से दूसरे लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी के द्वारा इस तरह का अरेंजमेंट किया जाए कि पहली कॉन्टिनेंटल की मीटिंग फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 को ऑर्गेनाइज किया जाए। नई कांग्रेस की पहली मीटिंग के पहले एक और लीडर देश के दूसरे हिस्से में ब्रिटिश अमेरिका के अधिकारों पर ब्रीफ विजन पब्लिश करने की कगार पर था। ये इंसान था वर्जीनिया प्रांत का थॉमस जेफरल, जिसके लॉर्ड डानमोर यानी कि वर्जीनिया में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे जितने हैनकॉक और एंस के अपने गवर्नर से थे। उनके फेमस राइट्स ब्रीफ के पब्लिश होने के कुछ ही समय बाद जेफरसन को यह जानकारी दी गई कि उन पर सम्राट के विरोध में द्रोह करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धमकी से इंस्पायर होकर जेफरसन के सहयोगी पैट्रिक हेनरी ने साहस के साथ अपने दिल की बात कही और उन्होंने अपनी बात को जिस लाइन से खत्म किया वो हमेशा याद रखी जाएगी, अगर ये देशद्रोह है तो फिर आपको जितने आरोप लगाने हो लगा ले। इस तरह के लोग कॉलोनियों के फ्यूचर पर गंभीर सोच विचार करते हुए बैठे थे, जिनके पास न तो शक्ति थी, न ही स्टेटस, न ही मिलिट्री की फोर्स और न ही पैसा। इन्हीं लोगों के कारण पहली कांस्टेबल कांग्रेस शुरू हुई और 2 साल तक रुक रुक कर चलती रही। फिर 7 जून 1776 को रिचर्ड हेनरी ली उठे और उन्होंने स्पीकर को एड्रेस करते हुए मीटिंग के सामने प्रस्ताव रखा, सर, मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यूनाइटेड कॉलोनियां आजाद राज्य है जिसका उन्हें अधिकार है और उन्हें ब्रिटिश अंपायर से अपनी गुलामी के बंधन तोड़ लेने चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन से सारे पॉलिटिकल संबंध पूरी तरह से खत्म कर लेने चाहिए। आजादी के लिए सनसनीखेज प्रस्ताव पर गर्म हुई बहस और ये इतनी लंबी चली कि उसका पेशेंस जवाब दे गया। अंत में कई दिनों की बहस के बाद वो फिर से फर्श पर आया और क्लियर और मजबूत आवाज में बोला, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम कई दिनों से इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। यही इकलौता रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं। फिर हम और ज्यादा देर क्यों कर रहे हैं? बहस में समय क्यों गवाया जाए? इस खुशी के दिन अमेरिकन रिपब्लिक का जन्म हो जाने दे, उन्हें उठ खड़ा होने दे और हमारा ये राज्य विनाश और जीत पर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए से तो शांति और कानून के राज्य की दोबारा स्थापना होगी। इससे पहले कि उनके प्रस्ताव पर अंतिम वोटिंग हो, ली को वर्जीनिया वापस लौटना पड़ा
क्योंकि उनके परिवार में गंभीर बीमारी हो गई थी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस काम का बीड़ा अपने मित्र जेफरसन के हाथों में सौंपा, जिसने तब तक स्ट्रगल करने का वादा किया जब तक कि पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया जाता। उसके कुछ समय के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी कि हैनकॉक ने जेफरसन को इंडिपेंडेंस का घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कमेटी ने लंबे समय तक उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने में कड़ी मेहनत की, जिसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिए जाने का मतलब ये था कि जो भी आदमी इस पर साइन करेगा वो एक तरह से अपने डेथ वारंट पर साइन करेगा। अगर कॉलोनियां ग्रेट ब्रिटेन के विरोध में जंग हार जाए, और जंग तो तय थी। डॉक्यूमेंट तैयार हो गया और 28 जून को उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट कांग्रेस के सामने पढ़ा गया। कई दिनों तक इस पर विचार हुआ, इसमें बदलाव हुए और इसे यूनानिमस रूप दिया गया। जुलाई को थॉमस जेफरसन मीटिंग के सामने खड़े हुए और उन्होंने निडरता से कागज पर लिखा गया सबसे इम्पोर्टेंट फैसला पढ़ा। जब इंसानों के जीवन की यात्रा में ये जरूरी हो जाता है कि एक देश दूसरे देश के साथ पॉलिटिकल बंधनों को खत्म कर ले और अपनी आजादी की शक्तियों का आनंद लेते हुए अलग और समान दर्जा हासिल कर ले, जिसे नेचर के नियमों और भगवान ने बनाया है, तो मानव जाति के विचारों के प्रति सम्मान की यह मांग होती है कि वे उन कारणों के बारे में बताए जिनसे वे अलगाव के लिए इंस्पायर हुए। जब जेफरसन ने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा तो उस पर वोटिंग हुई, उसे स्वीकार किया गया और उस पर 56 लोगों ने साइन किए, जिनमें से हर एक ने उस पर अपना नाम लिखने के फैसले के साथ ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उस फैसले से एक ऐसा देश अस्तित्व में आया जिसने फ्यूचर में मानव जाति को हमेशा के लिए फैसले लेने के अधिकार की सौगात दी। उन घटनाओं का एनालिसिस करें जिनकी बदौलत इंडिपेंडेंस का घोषणा पत्र तैयार हुआ, और ये विश्वास करें कि ये देश जो आज दुनिया के सभी देशों के बीच सम्मान का पात्र है और जो इतना शक्तिशाली है, उसे बनाने का फैसला 56 लोगों के मास्टरमाइंड ग्रुप ने लिया था। इस फैक्ट को अच्छी तरह से जान लीजिए कि उनके फैसले ने वॉशिंगटन की सेनाओं की सक्सेस को पक्का कर दिया था, क्योंकि उस फैसले का भाव हर सैनिक के दिल में था जो जंग लड़ने गया था। जब इस तरह की स्पिरिचुअल पावर आपके साथ होती है तो फेलियर आपके पास भी नहीं फटक सकती। ये भी समझ लीजिए कि पर्सनल फायदे के नजरिए से जिसने इस देश को आजादी दी, ये वही शक्ति है जिसका इस्तेमाल हर उस इंसान को करना चाहिए जो खुद अपने फैसले लेता है। ये शक्ति इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल से आती है। इंडिपेंडेंस के घोषणा पत्र में इसे खोजना मुश्किल नहीं होगा। कम से कम 6 तो आपको मिल ही जाएंगे: इच्छा, डिसीजन, विश्वास, लगन, मास्टरमाइंड और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। इस पूरी फिलॉसफी में यह सुझाव मिलेगा कि अगर स्ट्रॉन्ग इच्छा को विचार का सपोर्ट मिले तो इसमें अपने आप को फिजिकल रूप में बदलने की टेंडेंसी होती है। आप इस तरीके का बेहतरीन एग्जाम्पल इस कहानी में खोज सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन के ऑर्गेनाइजेशन की कहानी भी इस बात का सटीक एग्जाम्पल है कि विचार किस तरह अनोखे रूप से बदलते हैं। इस तरीके के रहस्य की खोज में चमत्कार की तलाश न करें, क्योंकि आपको चमत्कार नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ नेचर के अनंत रूल्स मिलेंगे, नियम मिलेंगे। यहाँ नियम हर उस आदमी के लिए मौजूद है जिसमें इनका इस्तेमाल करने का विश्वास और हिम्मत है। इनका इस्तेमाल देश की आजादी हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है और अमीर बनने के लिए भी। जो लोग तुरंत और क्लियर फैसले पर पहुंचते हैं वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, और आमतौर पर ये उन्हें मिल जाता है। जीवन की किसी भी फील्ड में लीडर्स तुरंत और मजबूती से फैसला लेते हैं, और यही वो सबसे मेन कारण है कि वे लीडर्स होते हैं। दुनिया में उस इंसान को जगह देने की आदत होती है जिसके शब्दों और एक्शन से पता चलता है कि वो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। डिसीजन ना ले पाना एक ऐसी आदत है जो बचपन में शुरू होती है, जब बच्चा ग्रेड स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ता है। तो ये आदत धीरे धीरे परमानेंट आदत बनती जाती है, जिसमें गोल की कोई क्लैरिटी नहीं होती। डिसीजन ना ले पाने की आदत स्टूडेंट के साथ उस बिजनेस में भी जाती है जिसे वो चुनता है, अगर वो सचमुच कोई बिजनेस चुने। आमतौर पर कॉलेज से निकलने के बाद स्टूडेंट सिर्फ जॉब की तलाश करता है, चाहे उसे जो भी जॉब मिले। वो मिलने वाली पहली जॉब को करने लगता है क्योंकि उसे डिसीजन ना ले पाने की आदत पड़ गई है।
96 यानी कि 96% लोग आज ऐसे पोजीशन पर सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें किसी फिक्स्ड पोस्ट का प्लान बनाने के लिए क्लियर फैसला लेने की पावर की कमी थी, और उनमें यह नॉलेज भी नहीं थी कि एम्प्लॉयर का चुनाव कैसे किया जाए। क्लियर डिसीजन लेने में हमेशा साहस की जरूरत होती है, और कई बार तो बहुत ज्यादा साहस की। 56 लोगों ने जब इंडिपेंडेंस के घोषणा पत्र पर साइन किए तो उन्होंने अपने इस डिसीजन पर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। फाइनेंशियल आजादी, अमीरी, एक्सपेक्टेड बिजनेस और प्रोफेशनल पोजीशन उस इंसान की पहुंच में नहीं है जो इन चीजों की उम्मीद करने, इनके प्लान बनाने और इनकी मांग करने को नजरअंदाज करता है या इससे इनकार करता है। वह इंसान यकीनन दौलत कमा सकता है जो उस तरह से अमीरी की इच्छा रखे जिस तरह सैमुअल एंस ने कॉलोनियों की आजादी की इच्छा की थी। मॉडर्न वक्त का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फेडरल एक्सप्रेस यानी कि फेडेक्स के फाउंडर फ्रेड स्मिथ हैं, जिन्होंने फैसला लेने की हिम्मत की। जब वो येल यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की एजुकेशन हासिल कर रहे थे, तब उनके प्रोफेसर ने बताया कि आने वाले फ्यूचर में एयर फ्राइट यानी कि किराया ही एयरलाइंस का पैसा कमाने का मेन जरिया होगा। स्मिथ ने एग्जाम में इसका बिल्कुल उलट लिखा। उनका मानना था कि पैसेंजर के लिए जो रूट है वो सामान ले जाने के लिए सही नहीं है। उन्होंने पाया कि सामान ज्यादा होने के साथ उनका किराया कम नहीं होगा। एयर फ्राइट तभी फायदेमंद हो सकता है जब पूरे रूप से एक नया सिस्टम बनाया जाए जो बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंच बना सके, और किराया पैकेज के हिसाब से हो, न कि लोगों के लिए। प्रोफेसर को ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने स्मिथ को बहुत ही कम मार्क्स दिए। स्मिथ का प्रिंसिपल ये था कि सभी फ्लाइट एयरलाइंस ज्यादातर रात में उड़नी चाहिए, जब सभी एयरपोर्ट इतना बिजी न हो। तब वे ज्यादा जरूरी सामान को ले जाएंगे जिनके लिए डिलीवरी की स्पीड किराए से ज्यादा जरूरी हो। ये सभी सामान एक जगह पर इकट्ठा किए जाएंगे। यानी उन्होंने अपना शहर मेफिन्स चुना, जहां से कंप्यूटर द्वारा सारे सामान को अलग अलग किया जाएगा और उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए लोड किए जाएंगे। छोटे शहरों को सामान भेजने का सिस्टम मजबूत करने के बाद ये जहाज पूरे देश और फिर पूरी दुनिया के लिए उड़ान भरने लगेंगे। स्मिथ को ये विश्वास था कि देश के वेंचर कैपिटलिस्ट इस इनोवेटिव आइडिया पर एक्साइटेड होंगे और इसे पसंद करेंगे, पर उनकी उम्मीद से उल्टे उन कैपिटलिस्ट ने बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखाया। पर ये सब स्मिथ को रोकने के लिए काफी नहीं थे। इस प्रोजेक्ट के लिए उनका समर्पण और जुनून ही था जिसके द्वारा उन्होंने $91 मिलियन की कैपिटल इकट्ठा कर ली थी। उस वक्त उनकी कॉम्पिटिटर कंपनीज को यह महसूस हुआ कि स्मिथ का विचार उनकी इंडस्ट्री के लिए पोटेंशियल खतरा है। सभी एयरलाइंस ने सिविल एरोनॉटिकल बोर्ड में स्मिथ की जरूरी परमिशन न मिलने के लिए भरपूर कोशिश की। स्मिथ की टीम को वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में एक कमी नजर आई। जहाज पर लोड 7,500 पाउंड से कम है। उन्हें कैप की परमिशन की जरूरत नहीं है। स्मिथ आगे बढ़े और उन्होंने कई छोटे जेट बनवाए। उन्होंने अपना मेन ऑफिस मेफिन्स में रखा और ये सर्विस देश के 75 शहरों के एयरपोर्ट में शुरू कर दी। फेडेक्स देश के अलग अलग हिस्सों में सामान मेफिन्स में पहुंचाता, जहां उन्हें अलग किया जाता और तुरंत फिर से उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रीशिप किया जाता। स्मिथ ने सभी सामान को पहुंचाने के लिए 24 घंटे का अपना टारगेट सेट किया और ये गोल लगभग हर बार पूरा किया। कड़ी मेहनत और इतने एफर्ट्स के बाद भी कंपनी को पहले 4 सालों में भारी नुकसान हुआ। ये नुकसान लाखों डॉलर का था। इन्वेस्टर्स को इस बात की खास चिंता होने लगी थी। नुकसान होने के बावजूद इन्वेस्टर्स ने स्मिथ को जिम्मेदार ठहराया, यहां तक कि उन्हें कंपनी से निकालने के बारे में भी विचार किया। लेकिन स्मिथ का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। उनका साहस कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने कई एक्सपर्ट्स को कंपनी में लिया और दिन रात काम पर जुट गए। अगले साल फेडरल का रेवेन्यू $75 मिलियन कर दिया, यानी $3.6 मिलियन का प्रॉफिट। फैक्स की कंपटीशन की वजह से चिट्ठियों और डॉक्यूमेंट्स के लिए फेडेक्स का इस्तेमाल नहीं होता था। इसके सिवाय एक और कॉम्पिटिटर था पोस्टल सर्विसेज, जो एक रात और कम दाम में चिट्ठियां भेजती थी। इन सब के बावजूद स्मिथ ने नयापन और समर्पण जारी रखा, जिससे फेडरल सामान ले जाने के लिए लगातार सुधार करता रहा। चैप्टर 7 वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान में हर तरह की सर्विस के बारे में बताया गया है। किस तरह आप मन लायक एम्प्लॉयर और मनचाही सर्विस चुन सकते हैं। ये सुझाव तब तक कारगर नहीं साबित होंगे जब तक आप इस प्लानिंग को एक्शन प्लान में नहीं ढालते हैं। और अब बात करेंगे हम इस चैप्टर में लगन के बारे में।
विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी कोशिश, अमीर बनने की ओर 8वां कदम। इच्छा को इसके फाइनेंशियल रूप में बदलने के प्रोसेस में लगन एक जरूरी फैक्टर है। लगन का बेस विल पावर होता है। विल पावर और स्ट्रॉन्ग इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा पेयर बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बहुत अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर इमोशनलेस और कई बार निर्दयी भी समझा जाता है। अक्सर उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें विल पावर होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वे अपने गोल्स को हासिल करना पक्का कर लेते हैं। हेनरी फोर्ड को भी बेरहम और निर्दयी समझा जाता रहा है। ये गलतफहमी इसलिए हुई कि वे ऑफिस में अपने प्लान के प्रति लगन से जुटे रहते और जुटे रहने के लिए जोर देते थे। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने गोल्स और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग तो सारे विरोध के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे अपने गोल को हासिल नहीं कर लेते। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं छुपा हुआ है, लेकिन ये गुण इंसान के कैरेक्टर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। दौलत कमाने में आमतौर पर इस फिलॉसफी के सभी 13 फैक्टर्स पर अमल करने की जरूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें इन प्रिंसिपल्स को समझना चाहिए और इनके साथ लगन को मिलाना चाहिए। अगर आप इस बुक को इस इरादे से सुन रहे हैं कि आप इसकी नॉलेज को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपकी लगन का पहला इम्तिहान तब होगा जब आप चैप्टर 2 में दिए गए 6 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करेंगे। जब तक कि आप उन 2% लोगों में से न हो जिनका पहले से ही फिक्स्ड गोल हो, जिसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो और जिनके पास इस गोल को हासिल करने के लिए कोई क्लियर प्लान है, तब तक आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। लगन की कमी फेलियर के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के एक्सपीरियंस ने यह साबित किया है कि लगन की कमी एक ऐसी कमजोरी है जिसे कोशिश से दूर किया जा सकता है। आप कितनी ही बार लगन की कमी को जीत सकते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। पूरे अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है इच्छा। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के रिजल्ट भी कमजोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है, तो अगर आपको लगता है कि आप में लगन की कमी है तो इस कमजोरी का इलाज ये है कि आप अपनी इच्छा की आग को स्ट्रांग बना ले। इस बुक को पूरा जरूर सुने और साथ ही तुरंत ही 6 स्टेप्स के संबंध में दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना शुरू कर दें। अब जितने जोश से इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उससे ये क्लियर रूप से साबित होगा कि आप में पैसा कमाने की कितनी ज्यादा या कितनी कम इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, तो आप इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि आप में अब भी मनी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो पाई है, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अमीरी इसी कॉन्शियसनेस के डेवलप होने के बाद आती है। दौलत उस आदमी की तरफ खींची आती है जिसका मन उसे अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी समुद्र की तरफ खींचा चला जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह लोहा चुंबक की ओर अट्रैक्ट होता है। अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है, तो आप अपने ध्यान को मास्टरमाइंड की पावर वाले चैप्टर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर कंसंट्रेट कर ले। अपने चारों तरफ मास्टरमाइंड ग्रुप का घेरा बना ले और इस ग्रुप के मेंबर्स के सपोर्ट और एफर्ट से आप लगन को डेवलप कर सकते हैं। ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर में भी आप लगन को डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन पाएंगे। इन चैप्टर्स में बताए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करें जब तक कि नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनी तस्वीर के अनुसार आपकी मनपसंद चीज आपको ना दे दे। उस पॉइंट के बाद आपकी राह में लगन की कमी के कारण कोई रुकावट नहीं आएगी। चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है। कभी कभार या झटकों के साथ किए गए एफर्ट्स के साथ इन रूल्स का इस्तेमाल करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको सारे रूल्स को फॉलो तो करना ही होगा, जब तक कि उनको फॉलो करना आपकी आदत न बन जाए, क्योंकि आप मनी कॉन्शियसनेस को दूसरे किसी तरीके से डेवलप नहीं कर सकते। गरीबी उस इंसान की तरफ आकर्षित होती है जिसका मन इसके लिए फेवरेबल होता है, और पैसा ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मन इसे आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। और इसमें यही नियम यानी कि इसी रूल का सहारा लिया जाता है। जिस मन में मनी कॉन्शियसनेस नहीं होती, गरीबी की कॉन्शियसनेस उस मन को अपने आप जकड़ लेती है। गरीबी की कॉन्शियसनेस बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है।
इसके लिए कुछ लागू करने की या डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं होती। मनी कॉन्शियसनेस को ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि आप में वो कॉन्शियसनेस न पैदा हो जाए। ऊपर पैराग्राफ में कही गई बातों के पूरे मतलब को समझिए और उसके बाद आप दौलत कमाने में लगन की इंपॉर्टेंस को अपने आप समझ जाएंगे। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ जीत आपकी ही होगी। अगर आपने कभी कोई बुरा सपना देखा हो तो आपको लगन की इंपॉर्टेंस का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जागे हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुचल दिया गया है। आप करवट नहीं ले सकते या एक मसल भी नहीं हिला सकते। आपको एहसास होता है कि आपको अपने मसल्स पर फिर से कंट्रोल करना चाहिए। विल पावर की लगन भरे एफर्ट के द्वारा आप लास्ट में अपने एक हाथ की उंगली को हिलाने में सक्सेसफुल होते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपने कंट्रोल को अपनी पूरी बॉडी तक ले जाते हैं, जब तक कि आप उसे उठा ना ले। इसके बाद आप दूसरे हाथ के साथ भी यही करते हैं और अंत में आप अपने एक पैर की मसल पर कंट्रोल कर लेते हैं और यही दूसरे पैर के साथ भी करते हैं। फिर इच्छा के बेस्ट एफर्ट के द्वारा आप अपने मस्कुलर सिस्टम पर पूरा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल आते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना ही सीक्रेट है। आप जान पाएंगे कि अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए भी इसी टेक्निक की जरूरत होगी। पहले धीमी स्पीड से कोशिश करें, फिर अपनी स्पीड बढ़ाकर कोशिश करते रहें, जब तक कि आपको अपनी विल पावर पर पूरा कंट्रोल हासिल न हो जाए। लगे रहिए, चाहे शुरुआत में आपकी स्पीड कितनी ही स्लो क्यों ना हो, क्योंकि लगन के साथ आपको सक्सेस भी मिलेगी। अगर आप सावधानी से अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को चुनते हैं तो इसमें आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के डेवलपमेंट में आपकी मदद करेगा। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी इसलिए हासिल की क्योंकि सिचुएशन ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था और उन्हें मजबूरन लगनशील बनना पड़ा। जिन्होंने लगन की आदत डाल ली है उन्होंने एक तरह से फेलियर का इंश्योरेंस करा लिया है। चाहे वे कितनी ही बार फेल हो जाएं, लेकिन वे आखिरकार शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ गाइड कहीं पर है जो आशाहीन एक्सपीरियंस के द्वारा लोगों को परखता है। जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं और अंत में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनसे बाद में दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम ये कर सकते हो। तो छुपा हुआ गाइड लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान अचीवमेंट का आनंद नहीं लेने देता। जो लोग इम्तिहान नहीं देते वे इसमें पास नहीं होते। जो लोग सहन करते हैं उन्हें उनकी लगन का बड़ा इनाम भी मिलता है। बदले में उन्हें वो गोल हासिल होता है जिसका वे पीछा करते हैं। यही सब कुछ नहीं है, उन्हें बहुत पैसे के अलावा भी बहुत कुछ हासिल होता है। ये नॉलेज हर फेलियर के साथ अपनी ही बराबरी के फायदे का बीज लाती है। इस रूल के एक्सेप्शन है। कुछ लोग एक्सपीरियंस से लगन की इम्पोर्टेंस को जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे सिर्फ कुछ पलों का एक्सपीरियंस माना। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी हुई है कि उनकी हार आखिरकार जीत में बदल जाती है। हम जो जिंदगी की कगार पर खड़े रहते हैं, बड़े नंबर में उन लोगों को देखते हैं जो हार कर जमीन पर गिर चुके हैं, लेकिन वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि हार और कुछ नहीं बल्कि ज्यादा कोशिश करने की इंस्पिरेशन है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम जिसे देख नहीं पाते और जिसके अस्तित्व के बारे में ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं, वो ऐसी चुप्पी लेकिन स्ट्रॉन्ग पावर है जो न लोगों की मदद के लिए आगे आती है, जो निराशा के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। अगर हम इस पावर को कोई नाम देना चाहे तो हमें इसे लगन कहना होगा। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन न हो तो वो जिंदगी के किसी भी एरिया में बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। लगन की पावर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हॉलीवुड। दुनिया के हर कोने से लोग हॉलीवुड आते हैं ताकि वे ताकत, पैसा, किस्मत, प्यार और शोहरत कमा सके, या फिर जो भी इंसान सक्सेस के रूप में देखता है वो सब हासिल कर सके। ऐसे ही एक बार एक इंसान ने हॉलीवुड में कदम रखा और दुनिया ने देखा कि एक और आदमी ने हॉलीवुड पर अपना कब्जा जमा लिया। पर हॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को जमने नहीं देता। इसके लिए काबिलियत के साथ कभी हार न मानने की आदत होनी चाहिए, तभी हॉलीवुड उस पर पैसों की बारिश करता है। पूरा सीक्रेट सिर्फ एक शब्द में है और वो है लगन।
एक्टर जिसने हमें एशिया के मार्शल आर्ट्स के लिए जागरूक किया वो था ब्रूस ली। उन्हें जाने कब भुला दिया गया होता अगर उनके पास लगन न होती। ली चीन से अमेरिका सिर्फ सपना और अपने साथ कड़ी मेहनत की ताकत लेकर पहुंचे। अपनी जवानी में उन्होंने कुंगफू पर महारत हासिल कर ली थी और फिर वे कुंगफू के टीचर बन गए। लेकिन उनका मेन गोल एक्टर बनने का था। उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी पर छोटे मोटे रोल किए, पर उन्हें ऐसा लगा कि उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब मिलने वाला था जब टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर को एक कुंगफू सीरियल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसे मार्शल आर्ट्स की नॉलेज हो। वे स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए थे और उस रोल को पाने के लिए उम्मीद जगने लगी थी, पर दुर्भाग्य से वो रोल एक दूसरा एक्टर डेविड कार्डाइन को दे दिया गया था। निराश ली एक्टिंग छोड़कर के फिर से टीचर बनने जा रहे थे। जब एशियाई लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने उन्हें हार न मानने का और काम के प्रति लगन से समर्पित रहने का सुझाव दिया। जल्दी ही ये बात फिल्म इंडस्ट्री के हर तरह के लोगों के बीच फैल गई और ली ने नए रोल के लिए कोशिश करना जारी रखा। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने कई फिल्मों में कई रोल किए और उनकी इमेज एक ऐसे एक्टर के रूप में हुई जिन्होंने मार्शल आर्ट्स के प्रति पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाई। इस वजह से उनका एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है। ये दुख की बात थी कि उनके इस सक्सेसफुल जीवन का अंत सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गया, पर उनकी पॉपुलैरिटी आज भी बनी हुई है। ब्रूस ली को सिर्फ उनके चाहने वालों द्वारा ही नहीं याद किया जाता बल्कि उन लोगों के द्वारा भी याद किया जाता है जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब उनका जन्म हुआ था। आज भी उनके टीवी शो और फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। बच्चन साहब की कविता भी इस बात पर सटीक बैठती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगन एक मेंटल स्टेट है, इसलिए इसे डेवलप किया जा सकता है। सभी मेंटल स्टेट्स की तरह ही लगन भी फिक्स्ड कारणों पर बेस्ड है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। फिक्स्ड मकसद, आप क्या चाहते हैं ये जानना लगन के डेवलपमेंट का पहला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक पक्का मकसद इंसान को कई मुसीबतों के पार ले जाता है। दूसरा, इच्छा। जब किसी चीज को हासिल करने की आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तीसरा, सेल्फ हेल्प। जब किसी प्लान को सक्सेसफुली पूरा करने की अपनी काबिलियत में आपको विश्वास होता है तो आपको एनकरेजमेंट मिलता है कि आप उस प्लान को लगन से पूरा करें। यानी कि सेल्फ हेल्प उस प्रिंसिपल के इस्तेमाल के द्वारा डेवलप की जा सकती है जिसका डिस्क्रिप्शन ऑटो सजेशन वाले चैप्टर में है। नंबर 4, प्लान्स की श्योरिटी। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग चाहे वे कमजोर और पूरी तरह इम्प्रैक्टिकल हो, लगन को एनकरेज करती है। 5वां, सटीक नॉलेज। ये जानकारी कि आपके प्लान दमदार है और एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, लगन को एनकरेज करती है। जानने की बजाय अनुमान लगाने से लगन बर्बाद हो जाती है। 6, सहयोग। सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग और दूसरों के साथ सहयोग से लगन डेवलप होती है। 7वां, विल पावर। किसी फिक्स्ड गोल को हासिल करने के लिए प्लान बनाने पर अपने विचारों को फोकस करने की आदत से लगन डेवलप होती है। 8वां, आदत। लगन आदत का सीधा रिजल्ट है। मन डेली एक्सपीरियंस का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसी कि इसे खुराक दी जाती है। और डर सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके इफेक्टिव इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन हिम्मत से भरे काम करने की जरूरत होगी। जंग में एक्टिव रहने वाला हर आदमी इस बात को जानता है। अब हम बात करेंगे लगन की कमी के लक्षणों के बारे में। लगन के टॉपिक को छोड़ने से पहले अपनी लिस्ट बना लीजिए और खास तौर पर ये डिसाइड कर लीजिए कि आप में कहीं इस जरूरी गुण की, इस जरूरी क्वालिटी की कमी तो नहीं है। हिम्मत के साथ खुद को चेक करें और पॉइंट बाय पॉइंट चेक करके देखिए कि लगन के 8 फैक्टर्स में से कितने फैक्टर आप में नहीं है। इस एनालिसिस से आप ऐसी चीजें खोज पाएंगे जिनसे आपकी खुद पर पकड़ मजबूत होगी। यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल दुश्मन मिलेंगे जो आपके और बड़ी अचीवमेंट के बीच में दीवार की तरह खड़े होंगे। यहाँ पर आपको लगन की कमी दिखाने वाले लक्षण ही नहीं मिलेंगे बल्कि इस कमजोरी के गहराई से बैठे कारण भी मिलेंगे। इस लिस्ट को सावधानी से पढ़ें और अपने आप से सीधे सीधे पूछिए कि क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में एबल है, सक्षम है। अगर आप अमीरी हासिल करना चाहते हैं तो ये वे कमजोरियां हैं जिन्हें आपको जीतना ही होगा। नंबर 1, आप क्या चाहते हैं ये जानना या इसे ठीक ठीक और क्लियर रूप से डिफाइन न कर पाना। नंबर 2,
टालम टोल की आदत, यानी चाहे इसके पीछे कारण हो या ना हो, आमतौर पर इसके पीछे ढेर सारे बहाने पाए जाते हैं। नंबर 3, एक्सपर्ट नॉलेज हासिल करने में इंटरेस्ट की कमी। नंबर 4, डाउट या झिझक की सिचुएशन का सामना करने की बजाय हर मौके पर अपने हाथ से मामले को दूसरे के साथ में देने की आदत, यानी इसमें भी बहाने बनाए जाते हैं। नंबर 5, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्लियर प्लान्स बनने की बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। नंबर 6, सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और जिनको ये बीमारी है उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। नंबर 7, उदासीनता, जो आमतौर पर सभी मामलों में समझौता करने की जल्दबाजी में झलकती है, बजाय इसके कि ऑपोजिट सिचुएशन का सामना किया जाए और उनसे लड़ा जाए। नंबर 8, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और मुश्किल सिचुएशन से बचकर निकलने की आदत। नंबर 9, इच्छा की कमजोरी, कर्म को इंस्पायर करने वाले गोल्स के चुनाव में लापरवाही के कारण ऐसा होता है। नंबर 10, हार की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत या जल्दबाजी, यानी 6 बेसिक डरों में से एक या इससे ज्यादा पर बेस्ड। नंबर 11, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की कमी, जिन्हें लिखा नहीं गया है और इसलिए उनका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। नंबर 12, विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत या मौका आने पर उसका फायदा न उठाने की आदत। नंबर 13, पक्का इरादा करने की बजाय सिर्फ इमेजिनेशन की दुनिया में घूमना। नंबर 14, अमीरी के गोल की बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत, कुछ बनने, कुछ करने और कुछ हासिल करने की एम्बिशन की कमी। नंबर 15, अमीरी के शॉर्टकट की खोज, बदले में बराबरी की कीमत चुकाए बिना कुछ हासिल करने की कोशिश, जो कि आमतौर पर जुए या ऐसी ही आदतों में झलकती है। नंबर 16, क्रिटिसिज्म का डर। कई लोग सिर्फ इसलिए प्लान नहीं बना पाते या उन पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि वे डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे या क्या कहेंगे। ये दुश्मन इस लिस्ट में सबसे बड़ा है क्योंकि ये आम तौर पर सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, जहां इसकी मौजूदगी दिखाई नहीं देती। तो आइए हम क्रिटिसिज्म के डर के कुछ लक्षणों को चेक करते हैं। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदार, दोस्तों और पब्लिक को इस बात की परमिशन दे देते हैं कि वो उन्हें इन्फ्लुएंस करे। वे अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म का डर सताता रहता है। अनगिनत लोग शादी करने में गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधारते। नतीजा ये होता है कि वे जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग बुराई करेंगे। यानी जो भी इस तरह के डर के सामने हार मानता है वो जानता है कि कहीं उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इससे एम्बिशन खत्म होती है और हासिल करने की इच्छा भी। लाखों लोग कॉलेज छोड़ने के बाद हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए विचार को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म का डर होता है। बहुत सारे लड़के लड़कियां, जवान और बूढ़े अपने रिश्तेदारों को ये परमिशन देते हैं कि वे ड्यूटी के नाम पर उनकी जिंदगी तबाह कर दे, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म का डर होता है। भाई, ड्यूटी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अपनी पर्सनल इच्छाओं को खत्म कर ले और अपने जीवन को अपने हिसाब से ना जिए। लोग बिजनेस में रिस्क उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें उस ताने का डर होता है जो फेल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेंगे। इन सभी मामलों में क्रिटिसिज्म का डर सक्सेस की इच्छा से ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे गोल बनाने से इनकार कर देते हैं या करियर चुनने को भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों के क्रिटिसिज्म का डर होता है, जो ये कह सकते हैं कि ज्यादा बड़े गोल मत बनाओ, लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। जब एंड्रू कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं 20 साल तक पर्सनल अचीवमेंट की फिलॉसफी डेवलप करने में मेहनत करूं, तो मुझे पहले रिएक्शन में यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा गोल आ गया जो मेरी इमेजिनेशन से भी ऊंचा था। एक ही झटके में मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा और ये सभी बहाने क्रिटिसिज्म के इसी अंदरूनी डर की वजह से बने थे। मेरे अंदर किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते, ये काम इतना बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे और तुम अपना खर्चा कैसे चलाओगे। किसी ने भी अब तक सक्सेस की कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। तुम्हें यह विश्वास करने का क्या हक है कि तुम ऐसा कर सकते हो? वैसे भी तुम हो कौन जो इतने ऊंचे गोल बनाओ? याद रखो, तुम गरीब परिवार में जन्मे हो
तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो? लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। आज से पहले किसी और ने ये काम क्यों नहीं किया? यही और इससे मिलते जुलते कई और सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए और शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया अचानक मेरी तरफ लगी थी और मेरी हंसी उड़ाने पर तुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई ये चाहता हो कि मैं कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने से पहले ही हार मान लूं। मेरे पास एक अच्छा मौका था कि मैं वहीं पर तुरंत अपने एम्बिशन का गला घोट दूं, इससे पहले कि ये मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों का एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि ज्यादातर विचार मुर्दा पैदा होते हैं। तुरंत एक्शन का एक पक्का प्लान बना करके ही हम उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं। विचार को पालने का सही समय इसके जन्म का समय होता है। इसके पैदा होने के बाद गुजरे हर मिनट इसके जिंदा रहने को ज्यादा पक्का करता है। ज्यादातर विचारों की मौत के पीछे क्रिटिसिज्म का डर होता है, जिसकी वजह से वो प्लान और एक्शन के स्टेट तक नहीं पहुंच पाते। क्रिटिसिज्म से न घबराने वाला एक बेहतरीन एग्जाम्पल फ्रेड स्मिथ है, जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म का कोई असर नहीं पड़ा और वो पक्के इरादे से अपने सपने को पूरा करने पर लगे रहे। फेडरल एक्सप्रेस की इसी सक्सेस को पिछले चैप्टर में बताया गया है। कई लोगों को ये विश्वास होता है कि फिजिकल सक्सेस सौभाग्यशाली अवसरों का रिजल्ट होती है। इस विश्वास के पीछे बेस है, लेकिन जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं वो तो लगभग हमेशा निराश ही होते हैं, क्योंकि वे एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी सक्सेस पक्का करना चाहते हैं तो ये एलिमेंट आप में मौजूद होना चाहिए। यही वो नॉलेज है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा से सौभाग्यशाली मौका बना सकते हैं। टॉम मोनागन को ही आप देख लीजिए, जिन्होंने डोमिनोज पिज्जा को एक स्टोर से दुनिया भर में कई हजारों होम डिलीवरी आउटलेट में बदल दिया। ये सब यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए 30 साल का समय लग गया। 1989 यानी कि 1989 में उन्होंने सोशल सर्विस करने के लिए अपनी सक्सेसफुल कंपनी को बेचने का डिसीजन ले लिया, लेकिन उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सका। जिस कंपनी ने डोमिनोज पिज्जा को खरीदा था वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई, जिस वजह से लगभग 2.5 सालों के बाद मनोगम को फिर से वापस आना पड़ा। ऑर्गेनाइजेशन को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत पड़ी। मनोगम ने यह समर्पण अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही सीख लिया था। बचपन में ही उन्होंने नुकसान, गरीबी और कुप्रथाओं से एक बिजनेसमैन के रूप में पहचान बनाई थी। एक बार फिर से उन्होंने 6000 स्टोर पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन 6000 में से 100 स्टोर यूनाइटेड स्टेट्स में ही थे। एक बार फिर से चेन जब अपनी स्पीड से बढ़ने लगी तो मनोगन ने पब्लिसिटी के लिए एक नया डिलीवरी रूल लागू किया। इसने कस्टमर्स को उनके घर में 30 मिनट में डोमिनोज पिज्जा पहुंचाने की सुविधा दी। 30 मिनट में पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में डिलीवरी करने वाली गाड़ियों की स्पीड के कारण उन्हें कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। एक औरत जिसका इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें मनोगन को $30 लाख देने पड़े। अंत में एक और औरत को $780 लाख देने पड़े। इसके बाद उन्होंने इस 30 मिनट गारंटी नियम को हटा दिया। इस पैसे के भारी नुकसान के बावजूद मनोगन ने हार नहीं मानी। उन्होंने ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत और समय लगाया और उनकी कंपनी ने फिर से स्पीड पकड़ ली। उनकी इस लगन और पॉजिटिव सोच ने उनकी टीम को एनकरेज किया और यही रीजन है कि डोमिनोज अपनी इंडस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल कंपनी है। आप जिन पहले 100 लोगों से मिले उनको टेस्ट करें। उनसे पूछिए कि जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं और उनमें से 98 लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे। अगर आप जवाब देने के लिए उन पर थोड़ा जोर डालेंगे तो कुछ कहेंगे सिक्योरिटी, कुछ कहेंगे दौलत, कुछ कहेंगे सुख चाहिए, बाकी कहेंगे शोहरत और पावर, और बचे हुए लोग कहेंगे सोसाइटी में इज्जत, कंफर्टेबल लाइफ और गाने, नाचने या लिखने की स्किल। लेकिन उनमें से कोई भी इनको समझाने में सफल नहीं होगा या आपको उस प्लान के बारे में हल्का सा हिंट भी नहीं दे पाएगा जिसके द्वारा वे अपनी अनक्लियर इच्छाओं को हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। अमीरी सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं आती। अमीरी क्लियर प्लान्स के जवाब के रूप में आती है, जिनके पीछे फिक्स्ड इच्छाएं हो और लगातार लगन हो। अब सवाल यह आता है कि इस लगन को डेवलप कैसे करें। लगन की आदत डालने के 4 आसान स्टेप हैं। इनके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप हाईली एजुकेटेड हो या आपको इसमें बहुत समय या एफर्ट देना पड़े। जरूरी स्टेप्स हैं: पहला, फिक्स्ड गोल जिसके बीच इसे अचीव करने की स्ट्रॉन्ग इच्छा हो।
दूसरा, एक क्लियर प्लान जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा, एक मन जो सभी नेगेटिव और निराश करने वाले इन्फ्लुएंस की तरफ से कसकर बंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों के नेगेटिव सुझाव भी शामिल हैं। चौथा, एक या एक से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडली अग्रीमेंट जो आपके प्लान और गोल को लेकर के आपको एनकरेज करे। ये 4 स्टेप्स जीवन के सभी फील्ड में सक्सेस के लिए जरूरी हैं। इस फिलॉसफी के 13 प्रिंसिपल्स का मेन मकसद यही है कि आप इन चारों स्टेप्स को अपनी आदत बना ले। यही वे स्टेप्स हैं जिनके द्वारा इंसान अपने फाइनेंशियल किस्मत को कंट्रोल कर सकता है। यही वे स्टेप्स हैं जो विचार की आजादी की ओर ले जाते हैं। यही वे स्टेप्स हैं जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको पावर, फेम और सोसाइटी में मान सम्मान का रास्ता दिखाते हैं। यही वे 4 स्टेप्स हैं जो आपको प्रॉफिटेबल मौकों की गारंटी देते हैं। यही वे स्टेप्स हैं जो सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। यही आपको डर, निराशा, उदासीनता पर जीत दिलवाते हैं। जो इन 4 स्टेप्स को उठाना सीख जाते हैं, उन सभी के लिए एक शानदार तोहफा है। ये तोहफा है अपना खुद का टिकट लिखने का और अधिकार और जीवन से अपनी मुंह मांगी कीमत मांगने और पाने का रास्ता। लगनशील लोगों के पास वो कौन सी सीक्रेट पावर होती है जिसकी वजह से उनमें मुश्किलों पर जीत हासिल करने की एबिलिटी होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मन में किसी तरह की स्पिरिचुअल, मेंटल या केमिकल एक्टिविटी को पैदा करता है जो पैरा फिजिकल पावर्स को उसके कांटेक्ट में ले आती है? क्या अनलिमिटेड पावर उस इंसान की साइड में हो जाती है जो जंग हार जाने के बाद भी लड़ता रहता है जब सारी दुनिया उसके ऑपोजिट कैंप में हो? ये और इसी तरह के कई सारे सवाल मेरे मन में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों को ऑब्जर्व किया जिन्होंने कुछ नहीं से शुरुआत की और बाद में बड़ा इंडस्ट्रियल अंपायर खड़ा किया। और शुरुआत में उनके पास लगन के सिवाय कुछ भी नहीं था। थॉमस एल्वा एडिसन को ही ले लीजिए, जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, लेकिन वे दुनिया के महान इन्वेंटर बन गए और उन्होंने लगन को टॉकिंग मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन और बिजली के बल्ब और 50 दूसरे काम के इन्वेंशन में बदल दिया। मुझे एडिसन और फोर्ड का एनालिसिस करने का सुखद मौका मिला है और मैंने कई सालों तक लगातार उनके करियर पर निगाह रखी है। मैंने उनको करीबी से स्टडी किया है, इसीलिए मैं ये बात रियल नॉलेज के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने उन दोनों में ही लगन के अलावा और कोई गुण नहीं देखा जिससे ये दूर दूर तक आभास हो कि वो उनकी महान अचीवमेंट का सोर्स हो सकता है। अगर कोई इंसान सक्सेसफुल लोगों पर थोड़ी बहुत भी जांच पड़ताल करता है तो वो इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाएगा कि उनकी सक्सेस के मेन सोर्स अटलता यानी लगन, कोशिश और फिक्स्ड गोल थे। अब समर्पण और लगन के एक बेहतरीन एग्जाम्पल की बात करें तो वो नाम है स्टारबक मैन हॉवर्ड शुल्स। किसी नए विचार के सक्सेसफुल होने के लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है: पर्पस, पेशेंस यानी कि धैर्य और स्ट्रॉन्ग विश्वास। शुल्स को सिएटल में एक छोटी सी कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर यानी जिसके कुछ आउटलेट्स ऑलरेडी थे, उसमें सेल्स और मार्केटिंग को मैनेज करने की जॉब मिली। उनकी उस समय शादी हुई थी और उम्र सिर्फ 29 यानी कि 29 साल थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस नई जॉब के लिए न्यूयॉर्क शहर का अपना घर छोड़ दिया। 1 साल के बाद शुल्स एक बिजनेस ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां पर देखा तो पाया कि इटालियन कल्चर में कॉफी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफी बार में 1 कप कॉफी से होती है। काम के बाद दोस्त और साथ काम करने वाले एक बार फिर से कॉफी बार में मिलते और घर वापस जाने से पहले कॉफी की चुस्की का आनंद लेते हैं। ये इटालियन जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। शुल्स के मन में विचार कौन था कि इसकी शुरुआत अमेरिका में भी की जा सकती है। उन्हें ऐसा लगा कि स्टारबक्स की शानदार कॉफी अमेरिका में नई शुरुआत कर सकती है। इस चेन को बनाना शुल्स का जुनून बन गया। उन्होंने कॉफी बार की चेन बनाने की ठान ली, लेकिन स्टारबक्स कॉफी के मालिक उनकी बात से सहमत नहीं थे। वे कॉफी बिजनेस के होलसेल बिजनेसमैन थे और रेस्टोरेंट के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी। अपने गोल को लागू करने के लिए शुल्स ने स्टारबक्स की अपनी जॉब छोड़ दी। 1986 यानी कि 1986 में सिएटल में उन्होंने अपना पहला कॉफी बार खोला। ये एक इंस्टेंट सक्सेस में बदल गया। फिर उन्होंने सिएटल में एक और बार खोला और फिर वैंकूवर में खोल दिया। अगले ही साल उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और उसी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख लिया। शुल्स को विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार क्वालिटी वाली कॉफी एक दिन
अमेरिकी लोगों के हर दिन का हिस्सा बन जाएगी। उनकी ये सोच सच में कारगर साबित हुई और 1988 यानी कि 1988 तक उनकी कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करती रही। स्टारबक्स ने अमेरिका में सैकड़ों कॉफी बार खोल दिए, जहां प्रोफेशनल लोग काम के बाद बैठकर बात करें और कॉफी की चुस्की लेते हुए अपने काम के स्ट्रेस को बाहर निकाल सके। उनकी ये सोच यहाँ तक कारगर साबित हुई कि नौजवान लोग अपनी डेट कॉकटेल पर करने की बजाय एक कप कॉफी पर करने लगे। परिवार रोजमर्रा की जिंदगी से उबरने के बाद, फिल्म देखने के बाद यहाँ पर बैठा करते थे। स्टारबक्स लगातार 3 साल नुकसान में रहा। सिर्फ 1989 में $40 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ था, पर शुल्स ने हार नहीं मानी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस कंपनी को मजबूत करने का यही रास्ता है। ये नुकसान जल्द ही फायदे में बदल जाएगा। एक बार सिएटल के स्टोर को फायदा होना शुरू हुआ, शुल्स ने धीरे धीरे दूसरे शहरों में अपने विचार को अमल किया। वैंकूवर, पोर्टलैंड, लॉस एंजलिस, डेनवर, शिकागो और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में पहुंचाया गया। स्टारबक्स आज पूरी दुनिया के घर घर के लोगों की जरूरत बन चुका है और अमेरिका के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नमूना बन चुका है। इसने शुल्स को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड की पावर। अमीर बनने की ओर नवा कदम। दौलत कमाने में सक्सेस हासिल करने के लिए शक्ति यानी कि पावर जरूरी है। प्लान तब तक बेजान और बेकार होते हैं जब तक कि उन्हें एक्शन में बदलने की पूरी पावर न हो। तो ये चैप्टर वो तरीका बताएगा जिसके द्वारा कोई इंसान पावर हासिल कर सकता है। पावर को ऑर्गेनाइज्ड और बुद्धिमानी से गाइड की हुई नॉलेज के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। शक्ति से हमारा मतलब है वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जो किसी इंसान की इच्छा को इसके फिजिकल रूप में बदलने के लिए काफी है। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट 2 या इससे ज्यादा लोगों के मिले जुले एफर्ट का फल होता है, जो एक फिक्स्ड गोल की ओर तालमेल की भावना के साथ काम करते हैं। पैसा कमाने के लिए पावर जरूरी है। पैसा कमाने के बाद उन्हें बनाए रखने के लिए भी पावर जरूरी है। और आइए अब नॉलेज के सोर्स के बारे में जानते हैं। अनलिमिटेड पावर या अनलिमिटेड इंटेलिजेंस। नॉलेज के सोर्स से दूसरे किसी चैप्टर में बताए तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है और इसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन की मदद भी ली जा सकती है। दूसरा, स्टोर किए हुए एक्सपीरियंस। इंसान पहले के एक्सपीरियंस यानी कि उसका कोई हिस्सा जिसे ऑर्गेनाइज और रिकॉर्ड किया गया है किसी भी अच्छी पब्लिक लाइब्रेरी में मिल सकता है। इस स्टोर्ड एक्सपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जहां इसे कैटेगरी में बांटकर और ऑर्गेनाइज किया गया है। तीसरा, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। साइंस के फील्ड में और जीवन के लगभग हर दूसरे फील्ड में लोग हर दिन नए फैक्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, कैटेगरी में बांट रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जब नॉलेज स्टोर्ड एक्सपीरियंस के जरिए से मौजूद न हो तो हमें इसी सोर्स की तरफ मुड़ना होगा। यहाँ भी अक्सर क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नॉलेज इनमें से किसी भी सोर्स से हासिल नहीं की जा सकती है। इसे क्लियर प्लान्स में ऑर्गेनाइज करके और इन प्लान्स को एक्शन में बदलकर पावर में, शक्ति में बदला जा सकता है। नॉलेज के इन 3 मेन सोर्सेस के टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई अकेला इंसान नॉलेज को इकट्ठा करने, उन्हें प्लान में बदलने और फिर उन्हें एक्शन में बदलने के लिए सिर्फ अपनी ही कोशिशों पर डिपेंड करता है तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। अगर उसकी प्लानिंग डिटेल्ड है और अगर वे बहुत बड़े हैं तो आमतौर पर उन्हें दूसरों को अपने साथ सहयोग करने के लिए इंस्पायर करना चाहिए और तभी वो उनमें शक्ति के जरूरी एलिमेंट भर पाएगा। और इसी के साथ अब मास्टरमाइंड के द्वारा शक्ति हासिल करने की बात करें तो मास्टरमाइंड को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, किसी फिक्स्ड गोल को हासिल करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों का तालमेल की भावना के साथ नॉलेज और एफर्ट का कॉम्बिनेशन। कोई भी अकेला इंसान बिना मास्टरमाइंड की मदद के बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। पहले के एक चैप्टर में इच्छा को इसके फिजिकल रूप में बदलने के मकसद से प्लान बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। अगर आप लगन और बुद्धि से इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के चुनाव में सावधानी रखेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपने आधा सफर तय कर लिया है। हालांकि आपको उस समय महसूस नहीं होगा। आप शक्ति की उन इनटेंजिबल संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ लीजिए जो सही रूप से चुने हुए मास्टरमाइंड समूह के जरिए आपके सामने मौजूद हैं।
इसलिए हम यहाँ पर मास्टरमाइंड प्रिंसिपल के 2 लक्षण आपके साथ क्लियर करेंगे, जिनमें से एक फाइनेंशियल पहलू क्लियर है। फाइनेंशियल फायदा किसी भी इंसान के द्वारा हासिल है जो अपने सहयोग से घेरे रखता है, जो उसकी दिल से मदद करने की इच्छा रखते हैं और ऐसा पूरी अंडरस्टैंडिंग की भावना से करते हैं। सहयोग से भरे ऐसे रिश्ते लगभग हर बड़ी दौलत का आधार रहा है। इस महान सच्चाई को समझ लेने से यकीनन आपका फाइनेंशियल स्टेटस बदल सकता है। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल के स्पिरिचुअल रूप यानी कि साइकिक रूप को समझना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल फोर्स का जिक्र आता है जिसके बारे में इंसानों को ज्यादा जानकारी नहीं है। ये याद रखिए कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, मैटर और एनर्जी। मैटर को तो मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन की यूनिट में तोड़ा जा सकता है, इसी तरह एनर्जी के भी यूनिट होते हैं। इंसानी मन एनर्जी का एक रूप है और इसका एक हिस्सा स्पिरिचुअल नेचर का होता है। जब 2 लोगों का मन एकता और तालमेल से जुड़ जाता है तो दोनों की एनर्जी के स्पिरिचुअल यूनिट एक नाता या संबंध बना लेते हैं, जो मास्टरमाइंड के स्पिरिचुअल रूप को क्रिएट करता है। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल या इसके फिजिकल फॉर्म की तरफ मेरा ध्यान 50 साल पहले एंड्रू कार्नेगी ने खींचा था। इस प्रिंसिपल की खोज मेरे जीवन के काम की चॉइस चुनने के लिए जिम्मेदार थी। कार्नेगी का मास्टरमाइंड ग्रुप लगभग 50 लोगों के स्टाफ से मिलकर बना था, जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था और उनका फिक्स्ड गोल स्टील बनाना और उसे बेचना था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत का क्रेडिट उस शक्ति को दिया जो उन्होंने अपने मास्टरमाइंड के द्वारा हासिल की थी। किसी भी ऐसे इंसान के रिकॉर्ड का एनालिसिस कीजिए जिसने बेशुमार दौलत इकट्ठी की है, और कई ऐसे लोगों का भी एनालिसिस करिए जिन्होंने थोड़ी कम दौलत इकट्ठी की है, और आप पाएंगे कि उन्होंने जाने या अनजाने में मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया है। किसी भी दूसरे प्रिंसिपल के द्वारा ये महान शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। इंसान के मन की तुलना एक बिजली की बैटरी से की जा सकती है। ये एक जाना माना सच है कि बिजली की बैटरियों का ग्रुप एक अकेली बैटरी की तुलना में ज्यादा एनर्जी देता है। ये भी एक मानी हुई बात है कि एक अकेली बैटरी उस प्रपोर्शन में एनर्जी देगी जितनी कि इसके सेल की संख्या और ताकत होगी। तो मन भी इसी तरीके से काम करता है। यही कारण है कि कई मन दूसरे मन की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और इससे हम इम्पोर्टेंट फैक्टर पर आते हैं। तालमेल के भाव द्वारा मन का कंबाइंड ग्रुप एक अकेले मन से ज्यादा विचार एनर्जी की तरह बिजली की बैटरियों का ग्रुप एक अकेली बैटरी की तुलना में ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। इस तुलना से ये तुरंत क्लियर हो जाता है कि मास्टरमाइंड प्रिंसिपल में शक्ति का वह रहस्य है जिसके द्वारा उन लोगों को शक्ति हासिल होती है जो दूसरे लोगों की ब्रेन द्वारा खुद को घेरे रहते हैं। इससे एक और विचार मिलता है जो हमें मास्टरमाइंड प्रिंसिपल के स्पिरिचुअल फॉर्म की समझ के और ज्यादा करीब ले जाएगा। जो पर्सनल मन का ग्रुप तालमेल की भावना से जुड़ता है और काम करता है तो इस गठबंधन से बढ़ी हुई एनर्जी मिलती है जो कि उस ग्रुप के हर पर्सनल मन के लिए मौजूद होती है। अब हम उस फैक्ट के बारे में जानेंगे जिसमें हेनरी फोर्ड ने अपना बिजनेस करियर गरीबी, बिना पढ़ाई लिखाई और बिना नॉलेज की बाधाओं के बीच शुरू किया। ये भी एक उतनी ही जानी मानी बात है कि 10 साल के कम समय में फोर्ड ने इन तीनों बाधाओं को पार कर लिया और 25 सालों में अपने आप को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना लिया। इस फैक्ट के साथ ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी जोड़ दे कि फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए जब वे थॉमस एल्वा एडिसन के करीबी दोस्त बन गए। और आप ये समझना शुरू कर देंगे कि एक मन का दूसरे पर इन्फ्लुएंस क्या हासिल कर सकता है। एक कदम आगे जाएं और इस फैक्ट पर विचार करें कि फोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट उस समय से शुरू हुई जब उनका परिचय हार्वे फायरस्टोन, जॉन बरोज और लूथर बर्बैंक यानी जिसमें से हर एक में बहुत मन का पोटेंशियल था से हुआ। और आपको इस बात का ज्यादा सबूत मिल जाएगा कि ताकत मन के फ्रेंडली मेल जोल से मिलती है। इंसान उन लोगों की नेचर और आदतें और विचार की शक्ति लेता है जिनके साथ वो सहानुभूति और तालमेल की भावना के साथ उठता बैठता है। एडिसन, बर्बैंक, बरोज और फायरस्टोन के साथ अपने रिश्तों के द्वारा फोर्ड ने अपनी खुद के माइंड पावर में इन 4 लोगों की बुद्धि, नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल पावर्स भी जोड़ ली। यही नहीं, उन्होंने मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का इस्तेमाल भी किया जिसका तरीका इस बुक में बताया जा रहा है। ये प्रिंसिपल आपके लिए मौजूद है। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बेस्ट दिमाग वाले लोगों को वॉशिंगटन मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए लेकर आए। उन्होंने इस ग्रुप का नाम भरोसेमंद दिमाग रखा।
वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद और दौरान इस ग्रुप को विचार शक्ति के नाम से भी जाना जाने लगा और किसी भी मुश्किल समस्या का हल निकालने के लिए ये लोग तुरंत बुलाए जाते थे। हमने पहले भी महात्मा गांधी का जिक्र किया है। शायद ज्यादातर लोग जिन्होंने उस अनोखे आदमी के बारे में सुना है, उन्होंने बस इतना ही सुना होगा कि वो इंसान जिसने बिना कोई फॉर्मल कपड़े पहने ही अंग्रेजों को हरा दिया। असल में गांधी जी कोई अनोखे इंसान नहीं थे, बल्कि वे अपने समय के सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी थे। यानी उनके फॉलोअर्स का नंबर ही इतना ज्यादा था, ये कहना बढ़ चढ़कर बोलना नहीं होगा कि वो अब तक जन्म लेने वाले सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान थे। हम उस तरीके को स्टडी करें जिसके द्वारा उन्होंने अपनी ग्रेट पावर हासिल की। इसे कुछ ही शब्दों में एक्सप्रेस किया जा सकता है। उन्हें शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से तालमेल की भावना से एक क्लियर गोल के लिए जोड़ दिया था। शॉर्ट में गांधी जी ने एक चमत्कार कर दिया, क्योंकि 20 करोड़ लोगों को किसी बात के लिए मजबूर करने की बजाय तालमेल की भावना के साथ सहयोग करने के लिए इंस्पायर करना एक चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर आपको इसके चमत्कार होने में डाउट है तो आप 2 लोगों को तालमेल की भावना के साथ सहयोग करने के लिए इंस्पायर करके देखें। चाहे इसका समय कितना भी लंबा हो, हर बिजनेसमैन जानता है कि एम्प्लॉयज से तालमेल से काम करवाना कितना मुश्किल होता है। पावर यानी कि शक्ति किन सोर्सेस से हासिल की जा सकती है। इस लिस्ट में आपने देखा है कि सबसे ऊपर अनलिमिटेड पावर आती है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग तालमेल की भावना से साथ आते हैं और किसी क्लियर गोल की ओर काम करते हैं, तो वे इस कॉम्बिनेशन द्वारा खुद को ऐसी पोजीशन में ले आते हैं जहां वे अनलिमिटेड पावर के कभी ना खत्म होने वाले स्टोर हाउस से सीधे पावर हासिल कर सके। ये शक्ति के सभी सोर्सेज में सबसे महान सोर्स है। ये वो सोर्स है जिसकी तरफ जीनियस और हर महान लीडर मुड़ता है, चाहे वो इस फैक्ट के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। 2 और मेन सोर्स जिनसे वो नॉलेज हासिल की जा सकती है, जो शक्ति के हासिल करने के लिए जरूरी है, उतने भरोसेमंद है जितनी कि इंसान की 5 सेंसेस हैं। सेंसेस हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। ये बुक धर्म पर कोई कोर्स नहीं है। इस बुक में बताए गए किसी भी बेसिक प्रिंसिपल का एनालिसिस इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी इंसान की धार्मिक आदतों में टोका टाकी करने का इरादा रखता हो। इस बुक का एक ही मकसद है, और वो मकसद है रीडर को ये इंस्ट्रक्शन देना कि वो पैसे की अपनी इच्छा के क्लियर गोल को किस तरह इसके फिजिकल रूप में बदले। पढ़िए, सुनिए और सोचिए, उस पर विचार कीजिए। जल्दी ही पूरा टॉपिक आपके सामने खुल जाएगा और आप इसे सही पहलू से देख सकेंगे। पैसा शर्मीला है और हिचकिचाता है। इसे उसी तरह मनाना पड़ता है और इसका दिल जीतना पड़ता है जिस तरह से कोई अपनी धुन का पक्का प्रेमी अपनी पसंद की लड़की का पीछा करता है। और मजेदार इत्तेफाक ये है कि पैसे का पीछा करने में जिस पावर का इस्तेमाल होता है, उसी से मिलती जुलती पावर का इस्तेमाल किसी लड़की का पीछा करने में भी किया जाता है। पैसे की तलाश में इस पावर का कामयाबी से इस्तेमाल तब होता है जब इसे विश्वास के साथ मिलाया जाए। इसे इच्छा के साथ मिलाना चाहिए, इसे लगन के साथ मिलना चाहिए, एक प्लान के द्वारा इस पर अमल करना चाहिए और उस प्लान को एक्शन में बदलना चाहिए। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने वाला सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ एंड्रू ग्रोव है। ग्रोव ऐसी टीम के साथ काम करते थे जिसमें टेक्निकल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने वाले आदमी और औरतें बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से काम करते थे। सबसे खास बात, कोई प्राइवेट ऑफिस नहीं था, न ही पार्किंग के लिए जगह, और ऑफिसर्स को कोई खास अधिकार भी नहीं थे। एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर कंपनी फायदे में होती है और स्टॉक उठता है तो वो उसमें पैसा लगा सकते हैं। ये टीम आपको आम दिख सकती है, पर ग्रोव की जरूरतें बड़ी सख्त हुआ करती थी। जब 1976 यानी 1976 में इंटेल मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो टीम ने खुद की इच्छा से ज्यादा कोशिश की, कई घंटों तक ज्यादा काम किया और अपनी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए भरपूर कोशिश की। ऐसे ही एक बार और इंटेल पेंटियम चिप में थोड़ी सी कमी रह गई, जिससे कुछ ऑपरेशन में दिक्कत पड़ने लगी। ग्रोव ने $475 मिलियन खर्च करके उन चिप्स को वापस लेकर नई चिप से रिप्लेस कर दिया। ग्रोव ने अपने लोगों को छोटे ग्रुप्स में काम करने के लिए इंस्पायर किया। हर किसी को अपने रोल ढंग से पता थे, हर किसी ने अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और क्रिएटिविटी के हिसाब से काम किया।
टीम मेंबर इस तरह से ट्रेन किए गए थे और इतने इंस्पायर थे कि वे अपना 100% देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब भी मुश्किल का दौर होता, टीम अपने मन से ज्यादा समय देती, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा दिमाग लगाती, जिससे वे प्रॉब्लम को हरा सके। तो जब पैसा उस क्वांटिटी में आता है जिसे छप्पर फाड़ दौलत कहा जाता है, तो ये पैसा कमाने वाले इंसान की तरफ उतनी ही आसानी से बहता है जितनी आसानी से पानी पहाड़ी से नीचे बहता है। शक्ति की, पावर की एक महान इनविजिबल धारा मौजूद है जिसका कंपैरिजन एक नदी से किया जा सकता है, सिवाय इसके कि इसका एक हिस्सा एक दिशा में बहता है और जो लोग धारा की उस दिशा में इसमें अंदर आते हैं, ये धारा इन्हें दौलत की तरफ ऊपर ले जाती है, जबकि इसकी उल्टी दिशा में बहने वाली धारा बाकी लोगों को नीचे की तरफ गरीबी और दुख में ले जाती है। जो इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वे अपने आप को इस धारा से निकालकर धारा की दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। हर आदमी जिसने बहुत दौलत हासिल की है, जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानता है। ये इंसान के सोचने के प्रोसेस से संबंधित है। विचार का पॉजिटिव भाव धारा का ये पहलू है जो इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है। नेगेटिव भाव धारा का वो पहलू है जो इंसान को गरीबी की तरफ नीचे ले जाता है। ये उस इंसान के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट विचार है जो दौलत हासिल करने के मकसद से इस बुक को सुन रहा है, पढ़ रहा है। अगर आप पावर की धारा के उस तरफ है जो गरीबी की तरफ ले जाती है, तो ये एक चप्पू का काम कर सकता है जिसके द्वारा आप अपने आप को धारा के दूसरी तरफ धकेल सकते हैं। ये आपकी मदद सिर्फ तभी कर सकता है जब आप इस पर अमल करें और इसका इस्तेमाल करें। सिर्फ पढ़ने से, सुनने से और इसे अच्छा बुरा बताने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। गरीबी और अमीरी अक्सर जगह बदलते रहते हैं। जब अमीरी गरीबी की जगह लेती है तो ये बदलाव आम तौर पर अच्छी तरह से सोची गई और सावधानी से अमल में लाई गई प्लान के द्वारा आता है। गरीबी को प्लान की कोई जरूरत नहीं होती है। इसे किसी की मदद की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये असाहसी और निर्दयी होती है। अमीरी हिचकिचाने वाली और शर्मीली होती है। इसे अट्रैक्ट करना होता है। हर कोई अमीर बनने की इच्छा कर सकता है और ज्यादातर करते भी हैं, पर बहुत ही कम लोग अपनी इच्छा को क्लियर प्लान और पैशन से भरकर अमीरी की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। रॉस पैरोट एक मजबूत मन वाले, पक्के विल पावर रखने वाले इंसान थे। ये खासियत सिर्फ उन्हीं की नहीं थी, बल्कि उनके आसपास के मास्टरमाइंड ग्रुप के लोग भी ठीक वैसे ही थे। उनमें पैसा कमाने का जुनून था और आखिरकार उन्होंने इसे हासिल ही कर लिया। इससे पहले वे इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम यानी कि ईडीएस की नींव रखते। वे आईबीएम में एक सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उन्हें डर था कि कहीं आईबीएम छोड़कर नई कंपनी खोलने का उनका सपना एक गलती न साबित हो जाए, पर इस डर से वो रुके नहीं। उन्हें अपना गोल दिखाई दे रहा था। उनका सक्सेस का राज अटलता के साथ अपने सपनों के साथ खड़ा रहना था और उस एनर्जी को अपनी टीम के मास्टरमाइंड ग्रुप के लोगों तक पहुंचाना था जो उन्हें सक्सेस और अमीरी की ओर आगे बढ़ा सके। पैरोट को यह बात पूरी तरह पता थी। उनकी लगन चमत्कार कर सकती है। ईडीएस को मिले उस कॉन्ट्रैक्ट ने उसे सही साबित किया, जो उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। कंपटीशन में दो कंपनियां थी, आईबीएम और ईडीएस। आईबीएम बड़ी अमीर कंपनी थी और उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस्ड स्टाफ था, जबकि ईडीएस के पास छोटी और समर्पित टीम थी। पैरोट को याद है, कंपटीशन से करीब 30 दिन पहले मैं अपनी टीम के पास पहुंचा, जहां मेरी 15 मेंबर्स की टीम थी। उन्होंने कहा, शायद हम जीत न पाए, पर यह एक्सपीरियंस बड़ा ही जानदार होगा। मैं उन लोगों पर टूट नहीं पड़ा और उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकाल दिया, बल्कि मैं ब्लैक बोर्ड के पास गया और वहां पर सक्सेस के 7 बेसिक मंत्र लिखे जिनसे हमें जज किया जाना था। तभी पीछे से धीरे से आवाज मेरे कानों में सुनाई थी, इस तरह तो हम उन्हें 7-0 से हराने वाले हैं। यही वो दिन था जब हम कंपटीशन के पहले जीत चुके थे। पैरोट बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के बाद स्टॉक मार्केट में हमारी धमक सुनाई देने लगी। हजारों नई जॉब निकालनी पड़ी, एम्प्लॉइज को बोनस देना पड़ा और इसके लिए उन्हें इनाम दिया गया। उन्हें लगता है कि ये सब संतुष्टि का टॉपिक था, जिससे हर किसी को लगने लगा कि ये डील हमारी मेहनत के दम पर हासिल हुई है और हमने अपनी इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों को हराया है। यही एक कंपनी को अलग बनाती है। टीम की तरह काम करने से, मास्टरमाइंड ग्रुप का इस्तेमाल करके ही किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है।
इस चैप्टर में हम जानेंगे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का सीक्रेट, अमीर बनने की ओर 10वां कदम। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स का इमोशन एक अलग तरह का मेंटल स्टेट लेकर आता है। इस टॉपिक में नॉलेज की कमी के कारण ये मेंटल स्टेट आमतौर पर फिजिकल रूप से देखी जाती है। ज्यादातर लोगों को सेक्स का नॉलेज सही तरीके से हासिल नहीं होता, इसलिए इसके सिर्फ फिजिकल फॉर्म की इमेज उनके मन में बैठी हुई है। सेक्स के इमोशन के पीछे 3 क्रिएटिव संभावनाएं हैं। पहला है बच्चों को जन्म देकर ह्यूमन रेस को बनाए रखना, दूसरा है हेल्थ की सुरक्षा करना, और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा एवरेज लेवल के इंसान को जीनियस में बदलना। सेक्स का ट्रांसम्यूटेशन आसान है और इसे आसानी से समझाया जा सकता है। इसका मतलब है मन को सेक्स के फिजिकल एक्सप्रेशन के थॉट से दूसरी नेचर के थॉट में बदलना। सेक्स की इच्छा सभी इंसानी इच्छाओं में सबसे पावरफुल इच्छा है। इस इच्छा के द्वारा इंस्पायर होने पर इंसान शार्प इमेजिनेशन, हिम्मत, विल पावर, लगन और क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप कर लेता है, जो आमतौर पर किसी भी समय में उसके पास तक नहीं फटकती। सेक्सुअल कांटेक्ट की इच्छा इतनी पावरफुल होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और सम्मान गंवाने का रिस्क तक उठा लेते हैं। अगर इससे रिजल्ट निकाला जाए और इसे दूसरी दिशाओं में मोड़कर देखा जाए तो ये इंस्पायरिंग पावर अपने सभी एलिमेंट्स जैसे कि शार्प इमेजिनेशन, हिम्मत वगैरह को बनाए रखती है। इन पावरफुल क्रिएटिव शक्तियों का इस्तेमाल लिटरेचर, आर्ट या किसी भी दूसरे बिजनेस में किया जा सकता है, यहाँ तक कि इसके जरिए से आप अमीर भी बन सकते हैं। सेक्स एनर्जी के ट्रांसम्यूटेशन के लिए बेशक विल पावर के इस्तेमाल की जरूरत होती है, लेकिन ये इनाम इतना कीमती है कि इसके लिए कोशिश करनी ही चाहिए। सेक्सुअल एक्सप्रेशन की इच्छा पैदाइशी और नेचुरल है। ये इच्छा नष्ट नहीं की जा सकती और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे एक्सप्रेशन के उस रूप में मोड़ा जाना चाहिए जिनसे इंसान का शरीर, मन और आत्मा अमीर होते हैं। अगर बदलाव के द्वारा इसे इस तरह से न मोड़ा जाए तो ये बाहर निकलने के लिए सिर्फ शरीर के द्वारा एक्सप्रेशन की मांग करेगी। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अंत में ये पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। यही सेक्स के इमोशन के बारे में है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन के लिए रास्ता खोजना इसकी नेचर में है। अगर इसे किसी क्रिएटिव एफर्ट में बदला ना जाए तो ये कोई कम इम्पोर्टेंट रास्ता खोज लेगा। वो इंसान भाग्यशाली है जिसने ये खोज लिया है कि सेक्स के भाव को क्रिएटिव एफर्ट में किस तरीके से मोड़ा जाए। साइंटिफिक रिसर्च ने इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया है। नंबर 1, महान अचीवमेंट पाने वाले लोगों में हाईली डेवलप्ड सेक्स नेचर पाई जाती है। ये वे इंसान होते हैं जिन्होंने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की कला सीख ली है। नंबर 2, वे लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है और लिटरेचर, बिजनेस, आर्किटेक्चर और कई दूसरे प्रोफेशन में अद्भुत मान सम्मान पाया है। उन्हें किसी औरत से इंस्पिरेशन मिली है। सेक्स के भाव चंचल और पावरफुल शक्ति है जिसके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता। इस भाव द्वारा इंस्पायर होने पर लोगों में एक्शन की एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। इस सच को समझ लीजिए और आप इस स्टेटमेंट के मतलब को समझ लेंगे कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन में क्रिएटिव एबिलिटी का सीक्रेट शामिल है। किसी भी आदमी या जानवर की सेक्स ग्लैंड को नष्ट कर दे और आप उसके एक्शन के मेन सोर्स को हटा देते हैं। इसके सबूत के लिए आप देखें कि उस जानवर का क्या होता है। जब बैल की सेक्स ग्लैंड को निकाल दिया जाता है तो वो उतना ही पालतू हो जाता है जितनी की गाय। सेक्स ग्लैंड को हटाने का मतलब है आदमी या जानवर के अंदर से लड़ने की इच्छा को खत्म कर देना। तो जानते हैं अब आगे मन के मेन 10 स्टिम्युलस के बारे में। स्टिम्युलस यानी जो चीज हमें उकसा दे या एक्साइट कर दे उसे स्टिम्युलस कहते हैं। इंसानी दिमाग स्टिम्युलस पर रिएक्ट करता है जिसके द्वारा ये वाइब्रेशन के हाई रेट पर पहुंचता है, जिन्हें एक्साइटमेंट, क्रिएटिव इमेजिनेशन, बर्निंग डिजायर इन सभी नामों से जाना जाता है। वे स्टिम्युलस जिन पर मन ज्यादा आजादी से रिएक्ट करता है ये है नंबर 1, सेक्स को एक्सप्रेस करने की इच्छा। नंबर 2, प्यार। नंबर 3, शोहरत, शक्ति या फाइनेंशियल प्रॉफिट या पैसा पाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा। नंबर 4, म्यूजिक। नंबर 5, दोस्ती, चाहे ये सेम जेंडर के बीच में हो या ऑपोजिट जेंडर के 2 लोगों के बीच हो।
नंबर 6, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच तालमेल पर बेस्ड मास्टरमाइंड अग्रीमेंट, जो स्पिरिचुअल या दुनिया की प्रोग्रेस के लिए साथ आकर एक हो जाते हैं। नंबर 7, साथ साथ झेला गया दुख, जैसे उन लोगों द्वारा एक्सपीरियंस की गई तकलीफ जिन्हें टॉर्चर किया गया हो। नंबर 8, ऑटो सजेशन। नंबर 9, डर। और नंबर 10 पर है नशा और शराब। तो सेक्स एक्सप्रेशन की इच्छा स्टिमुलस की लिस्ट में टॉप पर आती है, जो सबसे इफेक्टिव ढंग से मन को ऊंचा उठा देते हैं और फिजिकल एक्शन के पहियों को चालू कर देते हैं। इन स्टिमुलस में से 8 नेचुरल और क्रिएटिव हैं, 2 बर्बाद करने वाले भी हैं। इस स्टडी से आप ये देख सकेंगे कि सेक्स का भाव बहुत बड़े फर्क से सबसे गहरा और पावरफुल स्टिमुलस है। किसी ज्ञानी ने कहा है कि जीनियस इंसान वो है जिसके लंबे बाल हैं, जो अजीब तरह का खाना खाता है, अकेला रहता है और लोगों के मजाक का निशाना बनता है। असल में जीनियस की बेहतर डेफिनेशन है वो इंसान जिसने ये खोज लिया है कि किस तरह थॉट की गहराई को उस पॉइंट तक बढ़ा लिया जाए जहां वो नॉलेज के उस सोर्स के साथ बातचीत कर सके जो थॉट के ऑर्डिनरी वाइब्रेशन के लिए मौजूद नहीं होते। सोचने वाला इंसान जीनियस की इस डेफिनेशन के संबंध में कुछ सवाल पूछना चाहेगा। पहला सवाल होगा, कोई इंसान किस तरह नॉलेज के उस सोर्स से कम्युनिकेट कर सकता है जो आम विचार के जरिए से मौजूद नहीं है। अगला सवाल होगा, क्या नॉलेज के ऐसे सोर्स हैं जो सिर्फ जीनियस के लिए ही मौजूद होते हैं, और अगर ऐसा है तो वे सोर्स कौन से हैं और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो जीनियस सिक्स्थ सेंस के द्वारा डेवलप होती है। सिक्स्थ सेंस का सच अब अच्छी तरीके से साबित हो चुका है। सिक्स्थ सेंस क्रिएटिव इमेजिनेशन है। क्रिएटिव इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल ज्यादातर लोग पूरे जीवन में कभी नहीं करते, और अगर करते भी है तो आमतौर पर ऐसा इत्तेफाक से होता है। तुलना की जाए तो बहुत ही कम लोग ही किसी मकसद से सोच विचार कर क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से और इसके फंक्शन की समझ के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं वही जीनियस होते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन की शक्ति इंसान के सीमित मन और अनलिमिटेड पावर के बीच एक सीधी कड़ी है। जब थॉट या कोई कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में कौंधते हैं, जिसे आम भाषा में हंच यानी आभास कहा जाता है, तो वे इनमें से किसी एक या एक से ज्यादा सोर्स से आते हैं। पहला है अनलिमिटेड पावर या असीम शक्ति। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर 5 सेंसेस के द्वारा मन तक पहुंची सारी इमेज, थॉट और इमोशनल रिकॉर्ड है। तीसरा, किसी दूसरे इंसान के मन से निकला कोई विचार या साइंटिफिक थॉट के जरिए से हासिल विचार या कॉन्सेप्ट की तस्वीर। चौथा, किसी दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के स्टोर हाउस से। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन सबसे बेस्ट तब काम करती है जब मन बहुत हाई रेट पर वाइब्रेट करता है, यानी जब मन ऑर्डिनरी थॉट के वाइब्रेशन से ज्यादा ऊंचे लेवल पर फंक्शन कर रहा होता है। जब मन के एक्शन को 10 माइंड स्टिमुलस में से एक या एक से ज्यादा स्टिमुलस द्वारा इंस्पायर किया जाता है, तो इससे इंसान पर यह असर पड़ता है कि वो आम विचार की बाउंड्री से ऊपर उठ जाता है। इससे इंसान को वो दूरी, स्कोप और विचारों की वो क्वालिटी की इमेजिनेशन हासिल हो जाती है जो निचले लेवल पर मौजूद नहीं थे। जब आप मन के स्टिमुलस के द्वारा थॉट को ज्यादा ऊंचे लेवल तक उठा दिया जाता है, तो आप उसी पोजीशन में होते हैं जैसे कि आप हवाई जहाज में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां से आपको उस बाउंड्री के पार भी दिखाई देता है जो जमीन पर रहते समय आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। यही नहीं, विचार के इस ज्यादा ऊंचे लेवल पर इंसान किसी स्टिमुलस के द्वारा बाधा या बंधन महसूस नहीं करता, जो उस समय महसूस होते हैं जब वो 3 बुनियादी जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को हासिल करने की प्रॉब्लम से जूझता रहता है। वो थॉट के एक ऐसे संसार में पहुंच जाता है जिसमें साधारण रोजमर्रा के विचार हटा दिए गए हैं। जिस तरह हवाई जहाज में ऊपर उठने पर पहाड़ और घाटियों की सीमाएं हट जाती हैं, थॉट के इस हाईएस्ट लेवल पर मन की क्रिएटिव शक्ति को काम की आजादी मिल जाती है। सिक्स्थ सेंस के काम करने के लिए साफ हो जाता है और ये उन विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है जो इंसान तक किसी और जरिए से नहीं पहुंच सकते। सिक्स्थ सेंस वो पावर है जो एक जीनियस और एक ऑर्डिनरी इंसान में फर्क को क्लियर करती है। क्रिएटिव शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ये उतनी ही ज्यादा डेवलप होती है।
वो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के बाहर से आ रहे एलिमेंट्स के प्रति उतनी ही ज्यादा अलर्ट और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। इंसान इस पर जितना विश्वास करता है और थॉट इम्पल्स के लिए इससे जितनी ज्यादा मांग करता है, ये उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। इस शक्ति को सिर्फ इस्तेमाल के द्वारा ही डेवलप किया जा सकता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, यानी कॉन्शियस। वह भी पूरी तरह से सिक्स्थ सेंस की शक्ति के द्वारा काम करती है। महान कलाकार, राइटर, म्यूजिशियन और कवि महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने शांत अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करने की आदत डाली। ये आवाज क्रिएटिव इमेजिनेशन की पावर के द्वारा अंदर से बोलती है।